इकिगाई, एक रहस्यमयी शब्द। इस जीवन में खुश रहने के लिए जरूरी है कुछ ना कुछ करते रहना, थोड़ा प्यार करना है और कुछ उम्मीद करना। इस एक पंक्ति में ना पूरे जीवन का सार छुपा है। जी हाँ दोस्तों, हम में से कौन होगा जो एक लंबा, स्वस्थ और सुखी जीवन जीने की कल्पना नहीं करता, एक अच्छा जीवन साथी नहीं चाहता, दुख या बीमारी से बचाव नहीं चाहता, या अपने मन के सभी अरमानों, उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा नहीं करना चाहता। कोई नहीं ना। हम सब इस धरती पर एक पूरा जीवन सुख और संतुष्टि की खोज में बिता देते हैं। आज हम ऐसी ही एक अनूठी और दुनिया भर में अत्यंत लोकप्रिय किताब पर चर्चा करेंगे, जिसने करोड़ों लोगों के जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ा है। इस किताब का नाम है इकिगाई और इसे 2 लेखकों ने मिलकर लिखा है, जिनके नाम है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मोरालेस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी, और आइए चलते हैं जीवन की इस अबूझ पहेली को सुलझाने वाली इकिगाई की यात्रा पर। इकिगाई क्या है? जापानी में इकिगाई उन प्रतीकों को मिलाकर लिखा जाता है जिनका अर्थ है जीवन और सार्थक होना, और जो हमेशा व्यस्त रहने की खुशी के रूप में अनुवादित किया जाता है। यहाँ व्यस्त रहने के मायने एक पूर्ण जीवन जीने के अर्थ में कहे गए हैं। आपके अंदर एक जुनून है, एक अनूठी प्रतिभा है जो आपके दिनों को अर्थ देती है और आपको अंत तक अपना सर्वश्रेष्ठ साझा करने के लिए प्रेरित करती है। यदि आप नहीं जानते कि आपकी इकिगाई अभी तक क्या है, तो आपका मिशन इसे खोजना है। हमारी इकिगाई हम सभी के लिए अलग है, लेकिन एक चीज जो हमारे पास समान है वो ये है कि हम सभी अर्थ की खोज कर रहे हैं, है ना? जब हम अपने दिन को उस चीज से जुड़ा महसूस करते हुए बिताते हैं जो हमारे लिए सार्थक है, तो हम अधिक पूर्ण रूप से जीते हैं। जब हम कनेक्शन खो देते हैं तो हम निराशा महसूस करते हैं। हमारी इकिगाई हम में से प्रत्येक के अंदर गहराई से छिपी हुई है, और इसे खोजने के लिए हमें अपने अंदर, बहुत अंदर झांकने की जरूरत है। जापान के ओकिनावा, जिसे दुनिया में सबसे अधिक आयु वाले लोगों का द्वीप भी कहा जाता है, में पैदा हुए लोगों के अनुसार हमारी इकिगाई वो कारण है जिससे हम सुबह उठते हैं। एक बार जब आप अपनी इकिगाई की खोज कर लेते हैं ना, तो उसका पालन करना और हर दिन उसका पोषण करना आपके जीवन में अर्थ लाएगा। आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो या कई, लेकिन आपके पास एक इकिगाई है जिसे आप बहुत गंभीरता से नहीं लेते। वो आराम से रहने में और आप जो कुछ भी करते हैं उसका आनंद लेने में फर्क होता है। एक बात जो स्पष्ट रूप से परिभाषित इकिगाई वाले सभी लोगों में समान रूप से पाई जाती है, वो ये है कि वो ना अपने जुनून का पीछा करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इस मूलभूत संदर्भ के साथ यहाँ शुरुआत करना अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। मानव विकास की कई आध्यात्मिक परंपराएं और सिद्धांत इसी के किसी न किसी रूप में मिलते प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि जीवन का उद्देश्य खोजने और उद्देश्य बनाने का एक संयोजन है। आप जरूरी नहीं कि अपने जीवन के उद्देश्य को चुनते हैं, आप इसे ढूंढते हैं, लेकिन आप इसके साथ क्या करते हैं ये तो आप ही चुनते हैं। इसे देखने का एक और तरीका हो सकता है भाग्य और स्वतंत्र इच्छा एक साथ काम करना, यानी अपने भाग्य से प्यार करना और अपनी स्वतंत्र इच्छा से इसे सक्रिय रूप से चुनना। और फिर इसे देखने का एक और तरीका आंतरिक उद्देश्य और बाहरी उद्देश्य का एक साथ काम करना हो सकता है। अपने आंतरिक उद्देश्य यानी होने को अपने बाहरी उद्देश्य यानी करने के साथ संरेखित करना। हम अपने आगे आने वाले भागों में इकिगाई में बताए गए 10 नियमों की चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार हैं। सक्रिय रहें, सेवानिवृत्त न हो, हर काम धीमी गति से करें, अपना पेट पूरी तरह न भरें, अपने आप को अच्छे दोस्तों के बीच रखें, अपने अगले जन्मदिन के लिए स्वस्थ बने, खुल के मुस्कुराएं, प्रकृति के साथ फिर से जुड़ें, कृतज्ञ बने और वर्तमान में जिएं। इस तरह आप भी अपनी इकिगाई का पालन करें। जापान के इन लोगों के शतायु जीवन का रहस्य आपके सामने उजागर करना और साथ ही आपको अपनी इकिगाई ढूंढने में मदद करना ही इस किताब का मूल मकसद है। क्योंकि जिन लोगों को भी इकिगाई मिला है ना, वो सभी लंबा और आनंदित जीवन जी रहे हैं। एक जापानी कहावत के अनुसार
100 वर्ष जीने की चाहत आप में तभी होगी जब आपका हर पल सक्रियता से भरा हो। हम इस मूल मंत्र पर हो रही बहुत ही सुंदर चर्चा को जारी रखेंगे। आप भी बने रहें हमारे साथ। बढ़ती उम्र में भी युवा, आखिर हमारे अस्तित्व की वजह क्या है? हम सभी के मन में कभी ना कभी ये सवाल अवश्य आता है, चाहे हम जीवन में किसी भी उतार चढ़ाव से क्यों ना जूझ रहे हों या सब कुछ बिना किसी बाधा के क्यों ना चल रहा हो। क्यों? सही कहा ना। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पल्लवी और चर्चा में है जापानी जीवन दर्शन पर आधारित एक बहुत ही प्रेरक और प्रशंसनीय किताब जिसका नाम है इकिगाई। जापानी लोगों का ऐसा मानना है कि हर एक के जीवन का एक इकिगाई होता है। शायद फ्रांस के दार्शनिक इसे जीवन का उद्देश्य कहेंगे या अन्य देशों के लोग इसे किसी और नाम से पुकारेंगे। इकिगाई हम सबके अंदर छुपा होता है। कुछ लोगों को ये इकिगाई मिल जाता है और कुछ लोग इसकी खोज में लगे रहते हैं। एक बार आपको अपना इकिगाई स्पष्ट हो जाए ना, तो फिर सुख और संतुष्टि अपने आप मिलती है और इसी से जीवन को असली अर्थ मिलता है। इस किताब से आपको जापानी लोगों के तन, मन व बुद्धि से हमेशा स्वस्थ रहने का राज भी पता चलेगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ के लोग रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति जैसे शब्दों को जानते तक नहीं है। उनके लिए अपने जीवन का उद्देश्य इतना जरूरी होता है कि जब तक उनका शरीर साथ देता है वो लोग अपना पसंदीदा काम करते रहते हैं और इस तरह सारा समय सक्रिय और व्यस्त रहते हैं। इकिगाई हमारे जीवन में बहुत गहराई में छुपा होता है और उसे ढूंढने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। जापान के एक टापू के लोग कहते हैं कि उन सभी के लिए सुबह उठने के पीछे एक ही कारण होता है और वो है उन्हें मिला हुआ इकिगाई। जापान का ये छोटा सा द्वीप ओकिनावा पूरी दुनिया में ब्लू जोन के लिए प्रसिद्ध है। ब्लू जोन यानी जहाँ लंबी आयु वाले बहुत सारे लोग एक साथ रहते हों। दीर्घायु होने के रहस्य के बारे में और जानकारी हासिल करते वक्त इस बात का पता चला कि जापानी लोगों के खाने पीने के तौर तरीके और उनकी खाद्य संस्कृति के साथ इकिगाई का ज्ञान उनकी लंबी उम्र की बड़ी वजह है। यहाँ के लोग किसी बड़ी बीमारी का शिकार भी नहीं होते और अधिकतर एक पूरा जीवन स्वस्थ रहकर ही बिताते हैं। यहाँ की महिलाएं दुनिया के अन्य हिस्सों में रहने वाली महिलाओं की तुलना में अधिक समय तक स्वस्थ और जीवित रहती हैं। किताब के अगले कुछ भागों में हम ओकिनावा टापू पर रहने वाले लोगों की लंबी उम्र के पीछे के अन्य कारणों का परीक्षण भी करेंगे। पूरे विश्व में इस तरह के कुल 5 ब्लू जोन्स हैं। 5 में से 3 जगहें समुद्र के बीच बसी हैं। इस कारण वहाँ भौतिक सामग्री काफी सीमित है, इसलिए एक दूसरे की मदद करने के अलावा इन लोगों के पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है। लेकिन यही काम पूरे जोश और खुशी के साथ करना ही इन लोगों की इकिगाई होता है और यही इनकी शतायु जीवन का राज है। जिन वैज्ञानिकों ने 5 ब्लू जोन्स का अध्ययन किया वो इसी नतीजे पर पहुंचे कि इनके दीर्घायु जीवन का राज खाद्य संस्कृति, व्यायाम, इकिगाई को जानना और सामाजिक जुड़ाव जैसी बातों में छुपा है। मांसाहार और शराब जैसी चीजों का कम सेवन और हल्की फुल्की गतिविधियों में हमेशा व्यस्त रहना बहुत काम की चीज है। ये लोग बहुत ज्यादा कसरत नहीं करते, लेकिन मीलों तक पैदल चलते हैं और अपने बगीचों में काम करते रहते हैं। जापान में हमेशा कही जाने वाली एक लाइन कुछ इस तरह है, हारा हाचिबू, यानी उतना खाना खाइए जिससे आपका पेट केवल 80% ही भरे। कभी भी पेट भर जाने की हद तक मत खाइए। उनका मानना है कि इससे खाना हजम करने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसकी बचत भी होती है। पेट भर जाने के बाद का खाना, नाश्ता, मीठा या फलों का रस, ये सब चीजें कुछ समय के लिए आनंद देती हैं, लेकिन अगर इन्हें टाल सकें तो लंबा जीवन जी सकेंगे। यहाँ खाना भी छोटी छोटी मात्रा में ही परोसा जाता है और सामाजिक व्यवहार कहता है कि बार बार खाना न मांगा जाए तो लोग आदतन कम ही खाते हैं। ओकिनावा में लोग किसी भी अन्य जगह की तुलना में ज्यादा दोस्ताना बर्ताव करते हैं क्योंकि ये उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। यहाँ के लोग मुआई संकल्पना को मानते हैं, जिसका अर्थ होता है एक ही उद्देश्य से इकट्ठा हुए कई लोग। कई लोगों के लिए सिर्फ समाज सेवा करना ही उनका इकिगाई होता है। हर किसी की मदद के लिए एक पूरा समूह है जो किसी भी बुरे वक्त में उनके साथ खड़ा है। यही सोचकर यहाँ के लोगों के मन में सुरक्षा की भावना रहती है और ये तनाव मुक्त और लंबा जीवन जीते हैं।
तो ये थी इकिगाई के बारे में जानकारी की शुरुआत। आगे आने वाले भागों में हम जानेंगे कि आज के इस युग में लोग उम्र से पहले बूढ़े क्यों होते हैं, और साथ ही ये भी समझेंगे कि इकिगाई से हमें किस तरह का फायदा हो सकता है। आप जुड़े रहें हमारे साथ। उम्र ना बढ़ने का राज। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। इकिगाई नाम की इस बेहद लोकप्रिय किताब के सार में आज चर्चा का विषय है अपनी उम्र से कम दिखने का राज। क्या आप जानते हैं कि किस तरह छोटी छोटी बातें आपको आनंद देती हैं और दीर्घायु बनाती हैं? स्वस्थ शरीर तो स्वस्थ मन, ये पुरानी कहावत बहुत अर्थपूर्ण है और हमें सोचने पर मजबूर करने वाली भी। इससे हमें ये बात समझ आती है कि शरीर और मन दोनों ही बराबर रूप से महत्वपूर्ण है। इन दोनों का ही स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर करता है। इसका अर्थ यही है कि लंबे समय तक जवान रहने के लिए आपके मन का कार्यक्षम और खुला होना बहुत जरूरी है। जोश से भरा हुआ मन आपको हमेशा जवान रखता है और उम्र बढ़ने के आसार कम दिखाई देते हैं। शारीरिक व्यायाम की तरह मानसिक व्यायाम भी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जब दिमाग को नई जानकारी मिलती है ना, तो दिमाग नए कनेक्शंस का निर्माण करता है और पुनर्जीवित होता है। इसीलिए नई नई बातें करना और बदलाव को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। अपने दिमाग को इस तरह की ट्रेनिंग देते रहने से क्या फायदे होते हैं, ये विज्ञान ने साबित कर दिया। मानसिक व्यायाम का एक और सीधा और सरल उदाहरण है कि दूसरों के साथ खेल खेलने से या गपशप करने से भी मन में एक नया जोश आ जाता है, जिससे अकेलापन और निराशा मिटती है। तनाव हमारी लंबी आयु के लिए मारक का काम करता है। कुछ लोग जो अपनी उम्र से कहीं अधिक बूढ़े मालूम होते हैं, अध्ययन से पता चला है कि उसके पीछे की वजह अक्सर तनाव होता है। जी, तो आइए जानते हैं कि तनाव कैसे काम करता है। देखिए, आजकल लोग बहुत तेज गति से जीवन जी रहे हैं, साथ ही हर समय एक स्पर्धा भरे माहौल में रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे जीवन को समस्या के संकेत मिलते रहते हैं और प्रतिक्रिया के तौर पर शरीर में तनाव निर्मित होता रहता है। कभी कभी ये प्रतिक्रिया हमारे लिए अच्छा काम भी करती है, क्योंकि इसकी मदद से हम खुद को अपने आसपास के माहौल में ढाल लेते हैं। कई बार ये तनाव हमारे काम आता है और हमारे बचाव के लिए उपयोगी भी सिद्ध होता है, लेकिन हर थोड़े समय के बाद इस तनाव का बार बार आना ना शरीर को यकीनन हानि पहुंचा सकता है। तनाव कम करने के लिए सजग रहना जरूरी है। हमें सताने वाले डर और चिंताएं चाहे असली हों या नकली, लेकिन उनसे जो तनाव पैदा होता है उसके परिणाम असली ही होते हैं। उस तनाव के हमारे मन और शरीर पर भी बुरे परिणाम होते हैं। इससे हमारी हजम करने की शक्ति और त्वचा से लेकर कई सारे अंगों पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए समस्या आने से पहले हमें उसके उपाय खोजने होंगे। कई सारे लोगों ने इसके लिए माइंडफुल यानी सजग रहने की सलाह दी है। तनाव मुक्त होने के उपायों में सजग रहने को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। सजगता की अवस्था तक पहुंचने का एक मार्ग है ध्यान यानी मेडिटेशन। ध्यान की मदद से हम इस विश्व से हमारी ओर आने वाली जानकारी को छान कर अपने मन में भेज सकते हैं। सांस से संबंधित व्यायाम और बॉडी स्कैन के माध्यम से भी हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। माइंडफुलनेस यानी सजगता को हम प्रशिक्षण के माध्यम से हासिल कर सकते हैं, और हर वो काम जिसे हम ध्यान को एकाग्र करके करते हैं ना, उससे हम तनाव पर यकीनन काबू पा सकते हैं। अच्छा, ये तो आप जानते हैं ना कि ज्यादा बैठे रहने से भी मोटापा चढ़ता है ना। पश्चिमी देशों में एक ही जगह बैठकर काम करने की संस्कृति बढ़ती जा रही है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे जैसी बीमारियों का खतरा रहता है, और ये बीमारियां समय से पूर्व मृत्यु का कारण भी बन सकती हैं। एक जगह पर लगातार बैठने की आदत को बदलना उतना भी मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी हलचल और रोजमर्रा की जिंदगी में किया हुआ हल्का सा बदलाव इस समस्या को जड़ से निकाल कर फेंक सकता है। जैसे कि हर दिन थोड़ा सा पैदल जरूर चलें, है ना, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का प्रयोग करें, सामाजिक कार्यों में भाग लें, जंक फूड खाना छोड़ दें, फलों और सब्जियों का नियमित सेवन करें और खेल कूद में भाग लें। इन सबसे शरीर और मन दोनों को ऊर्जा मिलती है और साथ ही आत्मविश्वास भी बढ़ता है। लोगों की उम्र को पहचानने का सबसे सरल तरीका है उनकी त्वचा का हाल। हमारे शरीर के अंदर जो भी बदलाव होते हैं ना, वो त्वचा पे साफ नजर आते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि हमारी त्वचा हमारे भीतर के सिस्टम का आईना होती है। विज्ञान ने यह भी साबित कर दिया है कि युवा रहने के लिए सबसे प्रभावी साधन है नींद। जी,
जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन्स तैयार होते हैं जो युवा दिखने में हमारी सहायता करते हैं। हमारे मन में असामान्य शक्ति है। हमारा शरीर जवान दिखेगा या बूढ़ा, इस पर मन का ना बहुत प्रभाव पड़ता है। मन का कार्यरत होना और जोश से भरा होना जरूरी है। स्टोइक नजरिया यानी समस्या होते हुए भी चेहरे की हंसी नहीं खोने वाला इंसान हमेशा युवा दिखता है, और यही है इकिगाई का मुख्य तत्व। अगले भाग में चर्चा करेंगे दीर्घायु जीवन और जीवन के उद्देश्य के बीच जो गहरा रिश्ता है उसके बारे में। आप बने रहें हमारे साथ। लोगोथेरेपी से इकिगाई तक। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हमें हर समय सुलझाना है। बस याद रखें कि जीवन का उद्देश्य है कुछ ऐसा करने में व्यस्त रहना जो आपको पसंद हो, और साथ ही ऐसे लोगों से घिरे रहना जो आपको प्यार करते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी, और इस ऑडियो समरी में प्रस्तुत है पूरी दुनिया को जीने का ढंग समझाती जापानी दर्शन पर आधारित किताब इकिगाई। इस किताब को स्पेन के 2 लेखकों ने मिलकर लिखा है जिनके नाम हैं हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मोरालेस। इन दोनों ने ही लेखन जगत में बहुत नाम और प्रसिद्धि हासिल की है। व्यक्तिगत विकास और दर्शन शास्त्र पर लिखी इनकी बहुत सी किताबें बेस्ट सेलर्स के रूप में उपलब्ध हैं। आज की इस कड़ी में चर्चा का विषय है लोगोथेरेपी से इकिगाई तक। अपने जीवन का उद्देश्य जानकर लंबी आयु तक जीने की कला। अब तक हमने जाना किस तरह जापान के एक छोटे से द्वीप के लोग दुनिया भर में सबसे अधिक आयु वाले समूह के रूप में जाने जाते हैं। उनके इस जीवन दर्शन का कारण है अच्छा खान पान, रहन सहन और इकिगाई यानी जीने का उद्देश्य। आखिर लोगोथेरेपी किसे कहते हैं? ये मानसिक उपचार का एक ऐसा तरीका है जिसमें पीड़ित सीधे बैठकर अपने थेरेपिस्ट के कुछ ऐसे सवालों के जवाब देता है जिन्हें सुनना आमतौर पर बहुत मुश्किल होता है। जैसे किसी मरीज की आंखों में आंखें डालकर ये पूछना कि उसने अभी तक आत्महत्या क्यों नहीं की। इस सवाल के जवाब में अक्सर उस मरीज को अपने जीने की कोई अच्छी वजह मिल ही जाती है, और वो फिर उसी उद्देश्य के साथ अपनी आगे की यात्रा शुरू करता है। ऐसे में लोगोथेरेपी ने क्या किया? आपको जीवन जीने का मकसद ढूंढने में थोड़ी सी मदद, बस। लोगोथेरेपी आम इंसान को उनके जीवन का उद्देश्य समझने में सहयोग करती है, जिसकी वजह से उनके जीवन को नया अर्थ प्राप्त होता है, जीने की नई उम्मीद मिलती है और वो नए जोश और उत्साह के साथ आगे का जीवन जीने लगते हैं। साथ ही वो अपनी नकारात्मक कार्यशैली को बदलना और समस्याओं पर विजय प्राप्त करना भी सीख लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने अस्तित्व की लड़ाई के बारे में। देखिए, जब भी हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता या वो धुंधला सा होता है तो हमें अपने अस्तित्व के बारे में भी निराशा महसूस होने लगती है। ये कोई साधारण निराशा नहीं है। इस निराशा में भी एक ऊर्जा होती है जो नव निर्माण का कारण बनती है। इसलिए इस निराशा को भी एक सकारात्मक भावना के रूप में लेना चाहिए। बाकी थेरेपीज की तरह लोगोथेरेपी इस निराशा को मानसिक बीमारी भी नहीं समझती, बल्कि उसे एक आध्यात्मिक खोज की तरह देखती है। ये एक कुदरती प्रक्रिया है जिसमें लोग खुद से या किसी और की मदद से अपने अस्तित्व की खोज करने में सफल होते हैं। इसकी मदद से वो एक नई संतुष्टि की अनुभूति पाते हैं और अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य पाने की यात्रा करते हैं। हमने आज तक क्या हासिल किया है और आगे क्या हासिल करना है, इसके बीच जो अंतर होता है ना, वही हमारे अंदर तनाव का निर्माण करता है। कई बार यही तनाव हमारे अच्छे स्वास्थ्य का कारण बनता है। जब हमें अपने जीवन में कोई चीज हासिल करनी होती है तो हम आराम तलब या सुस्त जीवन जीना पसंद नहीं करते, उल्टा हम चुनौतियों से भरा जीवन पसंद करते हैं, है ना? इसके विरुद्ध आज के आधुनिक समाज में लोग वो नहीं करते जो उन्हें करना अच्छा लगता है, बल्कि वो करते हैं जो उन्हें बताया जाता है। खुद की पसंद का काम छोड़कर बाकी लोग जो काम कर रहे हो ना, उसे ही करने का दिखावा करते हैं, या सिर्फ आर्थिक आजादी पाने के लिए इस भागदौड़ में अपने मन के खिलाफ काम करने को तैयार हो जाते हैं। और फिर कभी ना कभी ये आंतरिक लड़ाई इतने बड़े पैमाने पर पहुंच जाती है कि उनके मन में आत्महत्या करने तक के विचार आने लगते हैं। संडे न्यूरोसिस इसी का एक प्रकार है। छुट्टी का दिन होने के कारण अक्सर लोगों के पास कोई व्यवसाय या दूसरा काम नहीं होता, और इस वजह से उन्हें सुबह उठने का उद्देश्य भी नहीं मिलता। उन्हें अपने अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है और आज उठकर क्या करना है का जवाब खुद ही ढूंढना पड़ता है। जब वो आज का दिन खुशी से कैसे बिताएं जैसे सवालों के जवाबों की खोज करते हैं ना, तो असल में
वो लोग इकिगाई की खोज करने में लगते हैं, समझे? लोगो थेरेपी के अनुसार जब भी कभी इंसान को उसके जीवन का उद्देश्य प्राप्त होता है तो वो अपने अस्तित्व की लड़ाई जीत लेता है। अपने उद्देश्य को कृति में बदलकर एक अलग ही संतुष्टि मिलती है और किसी तरह का भी अफसोस नहीं होता। हम लोग जो अक्सर अपने अंदर एक खालीपन महसूस करते हैं ना, वो इसीलिए क्योंकि अपने उद्देश्य को ढूंढ पाने और अपने मन की लड़ाई को जीतने में हम सक्षम नहीं हो पाते। इस चर्चा के अगले भाग में हम लोगो थेरेपी और मोरिता थेरेपी और इनसे जुड़ी इकिगाई के बारे में बातें करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहें हमारे साथ। मोरिता थेरेपी के सिद्धांत। हमारी इकिगाई हम सभी के लिए अलग है, लेकिन हमारे पास एक चीज समान है कि हम सभी अपने जीवन का अर्थ खोज रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हेक्टर गार्सिया की इस बात से कौन सहमत नहीं होगा। ये समय बहुमूल्य है और हमें इन बहुमूल्य पलों को बेकार नहीं गंवाना है। आज की कड़ी में बात करते हैं मोरिता थेरेपी की। जीवन दर्शन पर आधारित इस अनोखे इलाज के तरीके ने जापान पर एक अनोखी छाप छोड़ी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी। तो जिस दशक में लोगो थेरेपी की खोज हुई थी, लगभग उसी दशक में जापान के शोमा मोरिता ने भी जीवन उद्देश्य के आधार पर एक थेरेपी को विकसित किया था, जिसका उपयोग न्यूरोसिस, ओसीडी और सर्जरी के बाद होने वाली निराशा से लड़ने के लिए किया जाता है। एक मनोचिकित्सक होने के साथ साथ मोरिता ज़ेन बुद्धिस्ट भी थे और विज्ञान, दर्शन और आध्यात्म से मिले अपने ज्ञान को समाज कल्याण में लगाने के इच्छुक भी। मानसिक उपचार के ज्यादातर तरीकों में इंसान की भावनाओं पर काम किया जाता है। उन्हें अपनी भावनाओं पर काबू रखने की सलाह दी जाती है, जबकि मोरिता थेरेपी में अपनी भावनाओं को स्वीकार करने के साथ साथ उनका नव निर्माण करना भी सिखाया जाता है। इस थेरेपी में किसी भी लक्षण को नजरअंदाज करने की सलाह नहीं दी जाती, बल्कि इसमें हमारी इच्छाओं, आकांक्षाओं, डर, निराशा और चिंताओं जैसी सभी भावनाओं को स्वीकार करने की सलाह दी जाती है। इस थेरेपी के मूल सिद्धांत इस प्रकार हैं। 1. अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। जब आपको किसी काम के बारे में सनक भरे विचार आ रहे हों तो उन्हें रोकने की या उनसे भागने की कोशिश न करें। हम कोई भावना गढ़ नहीं सकते, वो तो अपने आप निर्मित होती है। किसी मौसम की तरह उन्हें बदलते हुए देखें और पूरे मन से स्वीकार करें। 2. जो कर रहे हो वही करें। लक्षणों को नजरअंदाज किए बगैर अपना काम करते रहें। हमें बस अपना ध्यान वर्तमान में केंद्रित करना है, बाकी इलाज पद्धति अपना काम करती रहेगी। मोरिता में कभी भी वजह ढूंढने के लिए या स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं कहा जाता। 3. अपने जीवन उद्देश्य की खोज करें। हम अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा सकते तो क्या हुआ, अपनी दिनचर्या पर तो जरूर काबू पा सकते हैं ना। जीवन से जुड़े कई सवालों के जवाब हमें अपने अंदर ही मिलते हैं, बस उन्हें खोजने और अपने अंदर के इकिगाई को ढूंढने की तैयारी होनी चाहिए। आइए अब इस थेरेपी के 4 पड़ावों की चर्चा करते हैं जो करीब 15 से 21 दिन तक चलते हैं। पहले पड़ाव में मरीज को सिर्फ आराम करने के लिए एक अलग कमरे में भेज दिया जाता है, जहां बाहरी दुनिया, टीवी, किताब या दोस्तों से सभी संपर्क तोड़ दिए जाते हैं। उसे केवल सोकर अपना ज्यादा समय गुजारना होता है। ये शरीर और मन को शांत करने का प्रयोग है। दूसरे पड़ाव में शांत और कुदरती माहौल में टहलना, हल्के व्यायाम और एक डायरी में अपने मन के भावों को लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 1 हफ्ते तक एकाकी जीवन जीने के बाद लगभग सभी को ये पड़ाव बहुत पसंद आता है। तीसरा पड़ाव थोड़ा मुश्किल होता है, जिसमें पहाड़ पर चढ़ना, लकड़ी काटना और सिरेमिक के बर्तन बनाना शामिल है। इस चरण में मरीज को केवल काम संबंधी बात करने की अनुमति होती है। और चौथे पड़ाव में फिर एक बार सामाजिक और वास्तविक दुनिया से जुड़ने को कहा जाता है। इसके बाद भी मरीज थेरेपी के दौरान सीखे हुए ध्यान और कला का इस्तेमाल करता रहता है। इस पूरी प्रक्रिया का एक ही मकसद होता है, दुनिया को एक नया और ऐसा विकसित इंसान देना जिसके पास उसके जीवन का प्रेरक उद्देश्य हो। और अब बात करते हैं इकिगाई की। लोगो थेरेपी और मोरिता थेरेपी दोनों ही आप अपने अनुभव से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसी मार्गदर्शक या आध्यात्मिक शिविर की जरूरत नहीं है। इकिगाई आपके अस्तित्व की लड़ाई है। अगर एक बार आप इसे जीत लेते हैं और अपना इकिगाई समझ लेते हैं, फिर आपको साहस के साथ इस रास्ते पर चलने से कोई नहीं रोक सकता। इस रास्ते पर चलने के लिए लगने वाले मूलभूत साधनों की जानकारी पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे।
आपने जिस कार्य का चुनाव किया है उसके प्रति आपके मन में आस्था हो, आपका आहार सही हो, आप कम मात्रा में सही लेकिन रोज व्यायाम करते हो, बस इतना ही जरूरी है। कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानकर उनका सामना करने के लिए अगर आप तैयार हो तो आपके लिए इस दुनिया में परिवर्तन और विकास के कई मौके आएंगे जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएंगे। अब आप बताइए, आपको जिस काम को करने की प्रेरणा मिलती है, क्या आप खुद को उस काम में पूरी तरह से झोंकने को तैयार हैं? हम इस विषय पर बात करते रहेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहें हमारे साथ। प्रवाह की खोज। हम जैसा हमेशा करते हैं ना, वैसे बनते हैं। तो उत्कृष्टता हमारे लिए कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। महान दार्शनिक अरस्तु ने कितना सही कहा है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और हमारी चर्चा का विषय है जापानी जीवन दर्शन को बहुत ही खूबी से समझाती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध किताब इकिगाई। दोस्तों, इस किताब को लिखा है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मोरालेस की जोड़ी ने, जो स्पेन के रहने वाले हैं। ये किताब सबसे पहले स्पेनिश भाषा में लिखी गई थी, बाद में इसका अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। तो आज के इस भाग में बात करेंगे कि हमें किस तरह जीवन प्रवाह के साथ बहते हुए अपने काम और खाली समय का इस्तेमाल अपने विकास के लिए करना चाहिए। अंग्रेजी में ना अक्सर कहा जाता है गो विद द फ्लो, सुना है ना आपने, यानी प्रवाह के साथ जाएं। ऐसा सोचिए कि आप अपनी मनपसंद जगह पर आइस स्केटिंग कर रहे हैं, आपके दोनों ओर सफेद बर्फ उड़ रही है, माहौल में मस्ती है और आपको बहुत मजा आ रहा है। ऐसे में सब दुनिया भुलाकर अपना ध्यान केवल अपना संतुलन बनाते हुए स्केटिंग करने में होता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उस पल आपको एकदम केंद्रित रहते हुए क्या करना है। उस समय ना अतीत की चिंता होती है, ना आने वाले कल की परवाह। ऐसे में ना आपके लिए स्केटिंग की वो क्रिया और सजगता की वो अनुभूति तीन अलग अलग रूप न लेकर एक हो जाते हैं। जब आप उस अनुभव में पूरी तरह डूब जाते हैं तो कोई दूसरा ख्याल आपको आता ही नहीं। आपकी ईगो खत्म हो जाती है और उस काम के साथ आप एक रूप हो जाते हैं, और इसे ही कहते हैं प्रवाह के साथ जाना। हम में से सभी ने कभी ना कभी इस एक रूपता का अनुभव जरूर किया होगा। जब हम अपने पसंद का काम करते हैं ना, तो हमें सेंस और टाइम दोनों का ही एहसास नहीं होता। किताब पढ़ने के शौकीन खाना पीना भूलकर समय की परवाह के बिना घंटों तक किताबों में तल्लीन रहते हैं। ऐसे ही खाना पकाने के शौकीन लोग सर्दी गर्मी की फिक्र किए बिना एक लंबा समय रसोई घर में बिता देते हैं। और इसके उलट जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें पसंद नहीं, तो भाई समय बीतता ही नहीं, हम घड़ी की तरफ देखते रह जाते हैं। ना तो जी काम आगे बढ़ता है और ना ही घड़ी की सुई। इसमें एक और मजेदार बात यह भी है कि जो काम किसी एक को पसंद आता है ना, वो किसी दूसरे को तकलीफ देह लग सकता है। ऐसा कौन सा काम है जिसे करते वक्त आप सबसे ज्यादा खुश होते हैं और समय को भूलकर उसे करने में डूब जाते हैं, अपनी सभी समस्याओं को भूल जाते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढना ही इकिगाई की खोज है। समझे? प्रवाह यानी फ्लो का मतलब ऐसी अवस्था है जिसमें हम आनंदित, उत्साहित और सृजनशील जीवन जीते हैं और तन मन खोकर उस काम में जुट जाते हैं। जैसे अपने इकिगाई के अनुरूप जीवन जीते हुए खुशी पाने का कोई जादुई सूत्र नहीं है, उसी प्रकार से प्रवाह में जाने के लिए भी कोई विधि नहीं है। उस अवस्था में पहुंचने और उसी में रहने के लिए सर्वोत्कृष्ट अनुभव की आवश्यकता होती है। इस अनुभव को पाने के लिए हमें अपने आप को ऐसे कामों में व्यस्त करना चाहिए जो हमें इस अनुभव के पास जाने में मदद कर सके। बिना वजह पेट भरकर खाने, ड्रग्स और शराब का सेवन करने और टीवी के सामने बैठकर क्षणिक और नकली आनंद लेने के बजाय हमें उच्च स्तरीय और स्थायी आनंद की खोज करनी चाहिए। सिर्फ सृजनात्मक काम करने वाले लोग ही इस अवस्था में नहीं जीते, बल्कि बहुत सारे खिलाड़ी, एथलीट्स, शतरंज खेलने वाले और इंजीनियर भी अपना काफी समय इस अवस्था में बिताते हैं। शतरंज के खिलाड़ी अपनी अगली चाल सोचते समय, गणितज्ञ कोई सूत्र खोजते समय और डॉक्टर ऑपरेशन करते समय अक्सर इसी अवस्था में चले जाते हैं। कई सारे प्रयोगों के बाद ये नतीजा निकला है कि प्रवाह की अवस्था हर उम्र, संस्कृति और जगह के लोगों के लिए एक जैसी होती है, भले ही वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, न्यूयॉर्क हो या फिर ओकिनावा। सभी की प्रवाह की अवस्था एक जैसी होती है। लेकिन जब हम उस अवस्था में जाते हैं तो हमारे मन पर उसका क्या परिणाम होता है? ऐसे में हम उस कार्य में पूरी तरह डूब जाते हैं और हमारे मन में कोई और विचार नहीं होता। लेकिन जब हम प्रवाह में नहीं होते हैं तो चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो, पर हमारा मन दूसरे विचारों में उलझा रहता है।
अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य करते वक्त आपको भी ऐसा महसूस होता हो कि आपकी एकाग्रता अक्सर भंग होती है, तो आप हमारे आने वाले भागों में इस ऑडियो बुक समरी को सुनते रहें, जिनमें हम कुछ ऐसे उपायों पर चर्चा करेंगे जो आपको प्रवाह में आने में मदद करेंगे। ये चर्चा अभी दूर तक चलने वाली है, आप भी चलते रहें हमारे साथ। गो विद द फ्लो। सबसे खुश लोग वो नहीं हैं जो सबसे ज्यादा हासिल करते हैं, बल्कि वो हैं जो प्रवाह की स्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक समय व्यतीत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। अंग्रेजी की इस कहावत गो विद द फ्लो यानी प्रवाह के साथ जाएं के बारे में हमने पिछले भाग में चर्चा की थी। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए इकिगाई नाम की इस बेहद लोकप्रिय किताब के सार में आज चर्चा का विषय है कुछ ऐसे उपाय जो आपको प्रवाह में आने में मदद करेंगे। तो शुरू करें। देखिए, अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य करते वक्त आपको भी ऐसा महसूस हो कि आप केंद्रित होकर कुछ नहीं कर पाते या आपकी एकाग्रता अक्सर भंग होती है, तो आइए जानते हैं कि वो क्या उपाय हैं जो आपको इस समस्या का समाधान देते हुए प्रवाह में आने में मदद करेंगे। प्रवाह में लाने वाली 7 अवस्थाएं होती हैं। 1, क्या करना है इसका पता होना आवश्यक है। 2, इसे कैसे करना है ये जानना आवश्यक है। 3, हम इस कार्य को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं इसकी जानकारी होना। 4, अगर कार्य में दिशा महत्वपूर्ण हो तो कहाँ जाना है ये पता होना चाहिए। 5, सामने कौन सी चुनौतियां हैं इसकी जानकारी होना। 6, कौन सी कुशलताओं की जरूरत है ये पता होना। और 7, मन को विचलित न होने देना। आइए अब इन अवस्थाओं तक पहुंचने के उपाय के बारे में बात करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ मुश्किल काम खोजें ताकि उसे करने में आप अपने कंफर्ट जोन यानी आराम के दायरे से बाहर आ सकें। हर काम, खेल या नौकरी के कुछ नियम होते हैं ना, और उनके आधार पर ही ये काम किए जाते हैं। इसी तरह इन कामों के लिए कुछ कुशलताओं की भी जरूरत पड़ती है। साथ ही जो गतिविधियां बेहद आसान होती हैं वो बोरियत को बढ़ाती हैं, और अगर बहुत कठिन हो तो उस काम को अधूरा छोड़ देने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इन दोनों के बीच के मार्ग को पाना जरूरी है। काम करते वक्त नई चुनौतियों का सामना करते रहना चाहिए,
इससे हमें स्वयं को आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा मिलती रहती है। हर बार काम करते वक्त कुछ ऐसा करें कि आपके आराम का दायरा टूटता रहे। पढ़ने जैसे मामूली काम के लिए भी कुछ गुण और ज्ञान की जरूरत होती है। जैसे अगर हम किसी ऐसी किताब को उठा लें जिसके विषय के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, तो वो ज्यादा देर तक हमें बांध नहीं पाएगी ना। वहीं अगर हम अपनी रुचि और क्षमता के हिसाब से कोई किताब पढ़ेंगे तो हमें आनंद भी आएगा और हमारी बुद्धि को भी गति मिलेगी। यह आनंद और प्रवाह इस बात की पुष्टि करता है कि हम सही मार्ग पर हैं और अपने इकिगाई के हिसाब से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अपने लिए स्पष्ट और पक्का लक्ष्य तय करें। नियंत्रण के साथ खेले जाने वाले खेल जैसे वीडियो गेम्स, बोर्ड गेम्स वगैरह नियमों की मदद से खेले जाते हैं, इसलिए इन खेलों में प्रवाह पाने की संभावना ज्यादा होती है। तय किए गए नियमों के हिसाब से खेलने के कारण अपने सामने वाले को हराना ही इन खेलों का मकसद होता है। साथ ही अपने ही रिकॉर्ड्स तोड़ना भी एक लक्ष्य हो सकता है। काश जीवन के लक्ष्य भी इतने ही स्पष्ट हो पाते। एक बड़ी कंपनी में हुए सर्वे के अनुसार अक्सर कर्मचारियों को ये शिकायत होती थी कि उनके बॉस उन्हें ठीक ढंग से काम नहीं समझाते। इससे उन्हें पता ही नहीं चलता था कि उन्हें करना क्या है। ये अफसर बड़ी बड़ी प्लानिंग और रणनीति तो बना लेते हैं, पर आपके सामने कोई स्पष्ट और पक्का लक्ष्य नहीं रखते। किसी भी दिशा में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ नक्शा ही नहीं, कंपास भी होना चाहिए, है ना। किसी कारोबार या कोई सृजनात्मक काम करते वक्त ये पता होना जरूरी होता है कि उस काम से हमें क्या हासिल करना है। प्रवाह हासिल करने के लिए काम शुरू करने से पहले स्पष्ट लक्ष्य का होना जितना आवश्यक है, उतना ही जरूरी है काम में अपने आप को झोंक देना। एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आज की तकनीक की वजह से हम एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं और वो है हमारा विचलित मन, जिसके कारण हम किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। ईमेल लिखते लिखते फोन को देखना या सोशल मीडिया पर नजर घुमाना या साइड में यूट्यूब पर कोई वीडियो देखना या पॉपअप मैसेजेस के जवाब देना, इन सब के बीच ईमेल लिखने का काम बीच में ही रह जाता है। हुआ है ना हम सबके साथ। किसी समय में लोगों को ये गलतफहमी थी कि इस तरह की मल्टीटास्किंग से उनका समय बचता है, पर अब ये तय हो चुका है कि इसका परिणाम उल्टा ही निकलता है। जी, इस तरह एक काम से दूसरे काम पर छलांग लगाते रहना ना हमारी ऊर्जा और समय दोनों को बर्बाद करता है। एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना प्रवाह पाने की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। किसी भी काम को एकाग्रता के साथ करने के लिए इन दो बातों का होना जरूरी है, काम के लिए अच्छा माहौल और जो हम कर रहे हैं उसके बारे में आत्मविश्वास। इस विषय पर आगे भी बात करते रहेंगे और जानेंगे जापान में इकिगाई के माध्यम से प्रवाह में रहने का महत्व कैसे पता चला। जानना है ना, तो बने रहें हमारे साथ। इकिगाई के लिए प्रवाह। नमस्कार दोस्तों, जापानी जीवन दर्शन पर आधारित किताब इकिगाई पर इस चर्चा में अब बात करते हैं इकिगाई ढूंढने के लिए प्रवाह के अनुभव पर। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। स्वीडिश काउंसिल फॉर वर्किंग लाइफ एंड सोशल रिसर्च नामक एक संस्था ने एक सर्वे किया, जिसमें उन्होंने 20 से 24 साल के युवाओं का अध्ययन करके ये पता लगाया कि जो लोग स्मार्टफोन्स के आदी होते हैं वो बहुत कम नींद ले पाते हैं, अपने साथ के लोगों से कम घुल मिल पाते हैं और उनमें अवसाद के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इस महामारी से बचने के कुछ उपाय इस तरह हैं। सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद किसी भी स्क्रीन, मोबाइल या टीवी को न देखें। कोई भी जरूरी काम करते वक्त या तो अपना मोबाइल बंद कर दें या व्यर्थ के मैसेजेस या नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें। हफ्ते में एक दिन, खासकर शनिवार या रविवार को टेक्नोलॉजी का उपवास रखें। उस दिन ऐसी किसी जगह पर जाएं जहां वाईफाई की सुविधा न हो। दिन भर में बस 1 या 2 ईमेल्स का ही जवाब दें और उसके लिए समय तय कर लें। इसी तरह बिल भरने और फोन पर बात करने के लिए भी समय नियत कर लें। मन भटकने लगे ना, तो उसे सजग रखने के लिए टहलने या तैरने जैसे काम करें या माइंडफुलनेस जैसी किसी ध्यान पद्धति की मदद लें। जापान में कलाकार, इंजीनियर, शोधकर्ता और ओताकुस यानी जापानी कार्टून एनिमे में दिलचस्पी रखने वाले, इन सभी को इकिगाई के माध्यम से प्रवाह में रहने का महत्व पता चला है। जापान के लोग सिर्फ बहुत काम ही नहीं करते, बल्कि पूरी मेहनत से अपने आप को काम में झोंक देते हैं। जापानी भाषा में जो पहला शब्द सिखाया जाता है ना, वो है गम्बारू, जिसका अर्थ है डटे रहना या अपना श्रेष्ठ करते हुए दृढ़ बने रहना। जापान के लोग छोटे से छोटा काम भी बहुत मन से करते हैं, पूरे मन से। रिटायर होने के बाद भी खेतों में काम करते हैं,
छुट्टी के दिन भी दुकानों में सामान बेचते हैं, उन सभी के अंदर काम के प्रति आस्था नजर आती है। इस देश ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में असाधारण विकास किया है, वहीं दूसरी ओर हस्तकला और अपनी संस्कृति को भी बहुत संभाल कर रखा हुआ है। प्रवाह में आने के लिए एकांतवास भी बहुत उपयोगी है। कई लोग अकेले रहने वालों को अजीब मानते हैं, पर फालतू लोगों से मिलने में समय बिताने के बजाय उन्हें अपने पसंदीदा कामों में समय देना ज्यादा पसंद आता है। प्रख्यात उपन्यासकार हारुकी मुराकामी इसकी एक मिसाल है। वो बहुत कम लोगों से मिलते थे। ये ऐसे लोग हैं जो प्रवाह में रहकर अपने जीवन का असाधारण इस्तेमाल करते हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से हम प्रवाह की अवस्था में जल्दी पहुंच सकते हैं और ध्यान मन को प्रशिक्षित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। ध्यान के कई सारे तरीके हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही है, मन को शांत करना, विचारों को देखना, भावनाओं को जानना और खुद को एक ही जगह पर केंद्रित करना। इसे सही तरीके से करने के बारे में चिंतित होने के बजाय ध्यान की इस यात्रा का आनंद लेना अति आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि इंसान एक धार्मिक जीव है। हमारा जीवन धर्म पर आधारित है, या हम कह सकते हैं कि लोग सिर्फ व्यस्त रहने के लिए धर्म का पालन करते हैं। जापान में आधुनिक युग में भी दिनचर्या और धर्म का सही मात्रा में मेल जोल रखा गया है। जापान में विशेष रूप से कन्फ्यूशियस, बौद्ध और शिंतो धर्म माने जाते हैं। इनमें नियमों से भी ज्यादा धर्म को महत्व दिया जाता है। यहाँ व्यापार करते समय अंतिम नतीजों के बजाय प्रक्रिया, तरीकों और आप उस काम को कैसे करते हैं, इन बातों पर ज्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसा करना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। धार्मिक रिवाज हमें साधारण नियम और आसान सा मकसद दिखाते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रवाह में जाने में मदद मिलती है। एकदम बड़ा लक्ष्य हो तो उसे हासिल करना असंभव लग सकता है, लेकिन धर्म से हमें कदम कदम पर मार्गदर्शन मिलता रहता है और लक्ष्य पाने का प्रशिक्षण भी। जब भी आपका लक्ष्य बड़ा हो तो उसे टुकड़ों में विभाजित करें और फिर एक एक टुकड़े पर विजय हासिल करें। नतीजे की चिंता करना छोड़ दें, इससे आप अपने आप पर सकारात्मक परिणाम ला पाएंगे। आनंद काम में होना चाहिए, नतीजे में नहीं। जो लोग बहुत अधिक चीजें हासिल कर लेते हैं ना, वो आनंदित नहीं होते, बल्कि जो लोग ज्यादा समय प्रवाह की स्थिति में होते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं। अपना इकिगाई ढूंढने के लिए प्रवाह का इस्तेमाल करें। उन सभी कामों को एक कागज पर लिख लें जिन्हें करते वक्त आप प्रवाह में जाते हैं। वो कौन सी गतिविधियां हैं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हैं? क्या आप उन्हें अकेले करना पसंद करते हैं या किसी टीम के साथ? आपको शारीरिक परिश्रम वाले काम ज्यादा पसंद है या सोचने वाले काम? हो सकता है इन सवालों में आपको अपना इकिगाई मिल जाए और जीवन को चलने का एक नया रास्ता मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप अपनी खोज जारी रखें। प्रवाह रहस्यमयी है। आप उसका अनुभव करके अपने इकिगाई के नजदीक पहुंच सकते हैं। तो जीवन दर्शन पर हमारी ये चर्चा चलती रहेगी। आप भी बने रहें हमारे साथ। दीर्घायु मास्टर्स। एक बात जो स्पष्ट रूप से परिभाषित इकिगाई के साथ सभी में समान है, वो ये है कि चाहे कुछ भी हो, वो अपने जुनून का पीछा करते हैं। वो कभी हार नहीं मानते, तब भी जब उनके सामने मुश्किलों के ढेर लग रहे हों या वो एक के बाद एक बाधाओं का सामना कर रहे हों। हमें बस ये स्वीकार करना है कि कुछ चीजें हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जैसे समय बीतने और हमारे आसपास की दुनिया की क्षणिक प्रकृति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और हम बात कर रहे हैं हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मोरालेस की लिखी अनूठी किताब इकिगाई के बारे में। जापान के लोगों की स्वस्थ जीवन, रहन सहन और लंबी आयु का श्रेय वहां की जीवन शैली और दर्शन शास्त्र को जाता है, जिसमें अपने इकिगाई को खोजने और उसका पालन करने को आवश्यक माना जाता है। आज की कड़ी का विषय है लंबी आयु जीने वाले लोग और उनका मार्गदर्शन। लेखकों के अनुसार जब उन्होंने इस किताब की शुरुआत की ना, तो उनका मकसद सिर्फ ये जानना नहीं था कि आनंदमयी और दीर्घायु जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है, बल्कि ये भी जानना था कि जो लोग लंबी आयु के हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं। ओकिनावा में की गई उनकी भेंट वार्ता बहुत असाधारण थी। वो कुछ ऐसे लोगों से भी मिले जिनकी आयु 100 वर्ष से भी अधिक थी। ऐसे लोगों को सुपर सेंटेनरियन कहा जाता है।
आज की तारीख में विश्व भर में 350 से 400 लोग सुपर सेंटेनरियंस की श्रेणी में आते हैं। ये लोग भले ही सुपर हीरो ना हो, लेकिन एक बात तो तय है कि इन लोगों ने बाकी लोगों से ज्यादा समय इस पृथ्वी पर बिताया है। इनमें से कुछ लोगों ने अपने लंबे जीवन का राज कुछ यूं बताया। खाना खाइए, नींद लीजिए और दीर्घायु बनिए। आपको आराम करने की कला सीखनी होगी। अपने अंदर जीने की इच्छा शक्ति रखें और कभी मांसाहार न करें या बहुत कम कर दें। अपने अंदर के बच्चे को जीवित रखें और मजाक करने की आदत न छोड़ें। मन और शरीर को सक्रिय रखें, इससे यकीनन आप लंबी उम्र तक जिएंगे। व्यसन रहित जीवन जिएं और अपने अंदर की ऊर्जा को बनाए रखें। कला चाहे किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, एक इकिगाई होती है। यह हमारे जीवन को अर्थ देती है और अपने साथ खुशी के कई पल लाती है। और सबसे अच्छी बात यह कि ये सभी पल सभी के लिए उपलब्ध होते हैं। जापानी कलाकार होकुसाई 88 साल की उम्र तक जिए और अपने अंतिम समय तक लकड़ी की वस्तुओं पर छपाई का काम करते रहे। कुछ इसी तरह अभिनेता क्रिस्टोफर प्लमर 86 साल के होने पर भी काम के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए कहते थे कि अगर स्टेज पर काम करते हुए उनकी मृत्यु हो जाए तो दुनिया छोड़ के जाने का ये सबसे अच्छा मार्ग होगा। कार्मेन हरेरा, जिन्होंने अपने जीवन के 100 साल पूरे किए, उन्होंने अपनी पहली पेंटिंग 89 वर्ष की उम्र में बेची थी। एल्सवर्थ केली, जिनकी मृत्यु 92 वर्ष की आयु में हुई, कहते थे कि उनके अनुसार जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे देखने और सुनने की क्षमता बढ़ती जाती है। उन्हें अपने बुढ़ापे में हर रोज नई नई चीजें दिखाई देती थी, जिनकी वजह से वो नए नए चित्र बनाने में सफल हो पाते थे। तो देखा आपने, शरीर बूढ़ा हो जाने पर भी इन सब लोगों ने काम करना और कुछ नया सीखते रहना नहीं छोड़ा। सीखते वक्त मन कभी भी थकता नहीं है और ना ही कभी आपको इसका पश्चाताप होता है। उम्र बढ़ने पर अक्सर हमें लगता है कि हम सब देख चुके, सब जान चुके और हमें अब सब मालूम है। लेकिन अगर आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है जैसे विषयों पर आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, तब आपको महसूस होगा कि आप कितना कम जानते हैं। जन्म मृत्यु की जानकारी रखने के लिए अमेरिका के पास तगड़ी सिविल रजिस्ट्री है। शायद इसीलिए यहाँ ज्यादा लंबी आयु के लोग होने के सबूत मिलते हैं। लेकिन वास्तव में जापान में ही सबसे ज्यादा लंबी आयु के लोग रहते हैं। उनके गांव का शांत और आनंदित जीवन ही इस शतायु का राज है। इसमें कोई शंका नहीं है। उचित खाद्य संस्कृति, बीमार होने से पहले ही डॉक्टर की सलाह लेना, सदा काम में व्यस्त रहना और अपनी संस्कृति से जुड़ी रहना, ये सभी बातें उनकी लंबी आयु में योगदान करती हैं। टीम भावना, मिलजुल कर रहना और जीवन के अंत तक किसी न किसी कला में सक्रिय रहना, ये सभी बातें जापानी लोगों की लंबी आयु का राज हैं। हेक्टर गार्सिया का कहना है कि जिन चीजों से हम प्यार करते हैं वो किसी पेड़ के पत्तों की तरह हैं और हवा के झोंके से किसी भी समय गिर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे आसपास की दुनिया में परिवर्तन आकस्मिक नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के सार का हिस्सा है। इस परिवर्तन को स्वीकार करके अपने जीवन का सार ढूंढना ही हमारा इकिगाई है। जरूरत हो या न हो, सदा सक्रिय रहने के लिए आपको आपका इकिगाई पता होना आवश्यक है। आपका इकिगाई हमेशा आपको आकर्षक और लोगों के उपयोग में आने वाली चीजें बनाने के लिए प्रेरित करता रहता है। इस सकारात्मक और प्रेरक किताब के अगले भाग में हम जापान के शतायु लोगों की दी हुई सीख के बारे में बात करेंगे, तो आप बने रहें हमारे साथ। शतायु लोगों की सीख। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और ऑडियो बुक समरी में हम बात कर रहे हैं जापानी जीवन दर्शन पर आधारित एक बहुत ही प्रेरक और प्रशंसनीय किताब के बारे में, जिसका नाम है इकिगाई। इस किताब को स्पेन के 2 लेखकों हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मोरालेस ने मिलकर लिखा है। इन दोनों ने ही लेखन जगत में बहुत नाम और प्रसिद्धि हासिल की है। व्यक्तिगत विकास और दर्शन शास्त्र पर लिखी इनकी बहुत सी किताबें बेस्ट सेलर्स के रूप में पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं। जापानी दर्शन और आध्यात्म में ऐसा मानना है कि हर एक के जीवन का एक इकिगाई होता है। इकिगाई हम सब के अंदर छुपा होता है। कुछ लोगों को ये इकिगाई मिल जाता है और कुछ लोग इसकी खोज में लगे रहते हैं। इसके पिछले भाग में हमने जाना जापान के शतायु लोगों के बारे में और इस भाग में हम चर्चा करेंगे खुशहाली और लंबी आयु के लिए जापान के रीति रिवाज और कहावतों के बारे में।
जापान के शतायु लोगों पर किताब लिखने से पहले जब लेखक उस छोटे से टापू पर पहुंचे तो उन्होंने वहां मौजूद कई लोगों से बातचीत की। उस दौरान वहां के बुजुर्गों से उनकी लंबी आयु, तत्व ज्ञान और इकिगाई के राज के बारे में भी जानकारी हासिल की। उन्हें ये जानकर बेहद बेहद खुशी हुई कि कोई उन पर किताब लिखना और डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है। उनके बताए कुछ गहन राज इस प्रकार थे। चिंता न करें। लंबी आयु का राज है कभी चिंता न करना, मन से सदा युवा रहना और खुद को कभी बूढ़ा न होने देना। खुले मन से हंसते हंसते जीवन में आने वाले सभी परिचित और अपरिचित लोगों से मिलना, ताकि हर कोई आपसे मिलने के लिए उत्साहित रहे। चिंता दूर करने का सबसे सरल उपाय है लोगों के साथ घुल मिल कर रहना और उनसे बातचीत करना। वहाँ के कई लोग इस क्रिया को अपनाते हुए आगे बढ़कर सबसे बात करते हैं, दोबारा मिलने के प्लान बनाते हैं और उसके बाद घर पर आकर अपने बगीचे में लगी सब्जियों की देखभाल करते हैं और दोपहर बाद फिर दोस्तों से मिलने निकल जाते हैं। ये लोग मिलने की वजह नहीं ढूंढते और मिलने पर समस्याएं नहीं ढूंढते। इकट्ठा होना और मजे करना ही इनका एकमात्र उद्देश्य है। अच्छी आदतें बनाना। लंबी आयु पाने का एक सीधा और सरल तरीका है अच्छी आदतें रखना। जैसे इस टापू के बहुत से लोग सुबह 6 बजे उठकर अपने बगीचे में खुद की लगाई हुई सब्जियों और पौधों को देखना बहुत पसंद करते हैं। उनमें जीवन मानकर उनसे बातें किया करते हैं। इस तरह समय बिताकर उन्हें बहुत शांति और खुशी मिलती है। बाजार से न लाकर अपने खाने लायक सब्जी और फल उगाना ही कई लोगों का इकिगाई है। बूढ़े होने पर भी अपनी बुद्धि को तेज रखने की कला आपकी उंगलियों में होती है। अपने हाथों को सदा सक्रिय रखें तो आप यकीनन 100 बरस तक जिएंगे। सुबह 4 बजे उठना और कॉफी पीकर हल्का व्यायाम करना कुछ लोगों के लिए अति आवश्यक होता है। हर चीज को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना भी अनिवार्य है। ऐसे में आपको खाने में अलग अलग पदार्थ भी पसंद हों तो सब कुछ कम मात्रा में खाने से कोई दिक्कत नहीं है। हर दिन कुछ ना कुछ काम करते रहना भी जरूरी है। आलस से और अधिक थकान होती है और धीरे धीरे अपने आप आपका शरीर काम करना बंद कर देता है। सुबह अपनी पूजा अर्चना के स्थान पर धूप जलाकर अपने पूर्वजों का स्मरण करना बहुत जरूरी है। दिन की शुरुआत प्रार्थना से की जाए तो दिन अच्छा ही गुजरता है। हफ्ते में एक बार कम से कम दोस्तों से मिलकर आनंदित होना भी जरूरी है। लंबी आयु के लिए ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम, अच्छा आहार और मित्र परिवार। अपनी दोस्ती को सींचते रहें। उनसे रोज मिलना और गपशप करना इन लोगों के जीवन में ईंधन का काम करता है। ये पता होना कि वो अपने दोस्तों से अगले दिन फिर उसी जगह और समय पर मिलेंगे कई लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। अपनी पसंद के लोगों से नियमित रूप से मिलना और बातचीत करना ही उनकी लंबी आयु का राज होता है। राह चलते स्कूल जाते बच्चों से मुस्कुरा कर बात करना, लोगों को गाड़ी धीमी चलाने की सलाह देना, महिलाओं का अभिवादन करना, ऐसे बहुत से काम हैं जो जापान के लोगों के लिए दिनचर्या का हिस्सा हैं। इत्मीनान से जिएं, जल्दबाजी न करें, हर काम की गति थोड़ी धीमी रखें। आराम से और तसल्ली से जीना ही वहाँ के कई लोगों की लंबी आयु का कारण है। समुद्र किनारे मिलने वाली कौड़ियों से सुंदर चीजें बनाने वाले कई लोगों के लिए वही उनका इकिगाई है। सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना और व्यायाम के बाद एक सादा सा नाश्ता करना और उसके बाद काम पर जाना, और जब मन करे तब काम करने के बाद दोस्तों से मिलकर वापस घर लौटना, ये वहाँ के अधिकांश लोगों का रोज का काम है। छोटी छोटी चीजों में भी आनंद लेना और हर मौसम में शांति से जीना उनकी लंबी आयु का राज है। और सबसे जरूरी बात, सकारात्मक बने। अपने आप को रोज याद दिलाएं कि आपका आने वाला दिन स्वास्थ्य और ऊर्जा से भरा होगा, जिसका आपको पूरा लाभ उठाना है। कितनी भी उम्र हो जाए, खुद को हमेशा युवा ही समझें और ये मान लें कि अभी आपको बहुत कुछ करना है। दिल खोल कर हंसिए, जहाँ जाइए खुशियां बिखेर कर आइए। अपने आप को सदा सौभाग्यशाली समझिए और जीवन से आपको जो कुछ भी मिला है ना, उसे समाज को वापस लौटाइए। अच्छा जीवन जीते रहना ही लंबी आयु का राज है। तो आप भी इन सब बातों को मन से अपनाइए और अपने जीवन में आनंद का स्वागत कीजिए। हम इस सुंदर किताब पर अपनी ये चर्चा जारी रखेंगे। आप भी बने रहें हमारे साथ। ईश्वर का अंश। जीवन और दर्शन पर यूं तो लाखों किताबें लिखी गई हैं, लेकिन जिस किताब पर हम चर्चा कर रहे हैं उसे पढ़कर और उसमें दिए गए उपायों को अपनाकर दुनिया भर के लोगों ने अपने अंदर कमाल के बदलाव अनुभव किए हैं।
जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जापानी जीवन दर्शन पर आधारित एक बहुत ही प्रेरक और प्रासंगिक किताब के बारे में, जिसका नाम है इकिगाई। इस किताब को स्पेन के 2 लेखकों हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मोरालेस ने मिलकर लिखा है और अब तक इस किताब की करोड़ों प्रतियां बिक चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो जापानी दर्शन और आध्यात्म में ऐसा मानना है कि हर एक के जीवन का एक इकिगाई होता है। इकिगाई हम सबके लिए होता है और हम सबके अंदर होता है। कुछ लोगों को ये इकिगाई मिल जाता है और कुछ लोग इसकी खोज में लगे रहते हैं। इस बुक समरी के पिछले भाग में हमने जाना जापान के एक छोटे से शहर ओकिनावा में रहने वाले शतायु लोगों की खुशहाली और लंबी आयु के पीछे क्या राज है। ऐसे कौन से नियम, कानून या रीति रिवाज हैं जिनका पालन करके जापान के लोग दुनिया भर में न सिर्फ सबसे अधिक जीते हैं बल्कि सबसे अच्छा जीवन जीते हैं। आइए अब बात करते हैं कि लेखकों की इस टीम ने वहां तक पहुंचने का सफर कैसे तय किया और उनके शुरुआती अनुभव कैसे रहे। किताब का काम शुरू किए हुए करीब 1 बरस बीत चुका था, लेकिन अभी तक इन लोगों ने जापान के इस गांव में प्रवेश नहीं किया था। इस समूह ने ओगिमी टापू तक पहुंचने के लिए टोक्यो से ओकिनावा की राजधानी नाहा तक पहुंचने के लिए 3 घंटे की उड़ान भरी। उन्होंने कुछ दिन पहले ही वहां के मुखिया को फोन करके अपने कार्यक्रम की सूचना दे दी थी और अपने आने का प्रयोजन भी बता दिया था। काफी लंबी चर्चा के बाद ही उन्हें इस काम के लिए अनुमति मिली और फिर उस टापू पर पहुंचकर उन्हें लगा मानो समय वहीं थम गया हो, रुक गया हो, क्योंकि वहां के लोग सिर्फ उसी क्षण में जीने में विश्वास रखते थे। उनकी सड़क की यात्रा भी बहुत सुंदर और सुखद रही, क्योंकि वो जिस रास्ते से जा रहे थे ना, उसकी एक ओर समंदर था और दूसरी ओर यान बारू जंगल से भरा हुआ पहाड़। राह में कई सारे छोटे छोटे घर और दुकानें थीं जो अपने आप में जापानी संस्कृति से परिपूर्ण थीं। अपनी मंजिल पर पहुंचकर उनकी मेजबान तायरा और यूकी नाम की महिलाओं ने उनका स्वागत किया। यूकी 88 वर्ष की थी और कार चलाकर उन्हें एक होटल में खाना खिलाने भी ले गई। उन्हें अपने कार चलाने के कौशल पर बहुत मान था और वो उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। रेस्टोरेंट पहुंचकर लेखकों को जो सबसे पहला ज्ञान मिला वो ये था कि वहां खाना खाने को जीवन का महत्वपूर्ण अंग नहीं माना जाता। खाने से आपकी लंबी आयु पर सच में कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, नहीं खाने से अवश्य पड़ता है, यूकी ने हंसते हुए कहा था। असली वजह है खुशी खुशी जीवन जीना और अपनी आज को अच्छी तरह से बिताना। क्या आप जानते हैं, ओगिमी में बार नहीं है, रेस्टोरेंट्स की संख्या भी बहुत कम है, क्योंकि वहाँ खुशी की व्याख्या ना थोड़ी सी अलग है। वहाँ पर लोग एक दूसरे से सामाजिक केंद्रों में मिलते हैं। कस्बों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है। हर हिस्से का एक प्रमुख होता है और कुछ लोगों को कला, त्योहार, सामाजिक कार्य और लंबी आयु जैसे विभागों के लिए नियुक्त किया जाता है। जी हाँ, लंबी आयु यहाँ एक विभाग है और लोग सबसे अधिक इसी विभाग की ओर ध्यान देते हैं। और इसके बाद ये लोग एक जन्मदिन की पार्टी में पहुंचे जहाँ करीब 20 लोग थे। उस ग्रुप में सबसे छोटे सदस्य की आयु 83 वर्ष की थी और जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा था वो 99 बरस पूरे कर रही थी। 100वें साल में प्रवेश कर रही इस महिला ने मोमबत्ती फूंक कर पार्टी में आए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और किसी जवान इंसान की बर्थडे पार्टी की तरह नाच गाकर आनंद उठाया। ये उस समूह की पहली पार्टी जरूर थी पर आखिरी नहीं। वहाँ हफ्ता भर रहने पर उन्होंने इस तरह के कई और जश्न में भाग लिया। वो लोग बहुत ही मधुर गीत भी गाते थे। साथ ही अपने पारंपरिक समारोह में उन्होंने सबको सम्मिलित करते हुए पहाड़ की तलहटी में खाना खिलाया और नाच गाकर अपनी खुशी जाहिर की। ओगिमी जीवन शैली में खेल कूद को भी बहुत महत्व दिया जाता है। वहाँ के कुछ बुजुर्ग लोगों ने इन्हें भी खेल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। गेट बॉल नामक इस खेल में लकड़ी के बल्ले से बॉल को मारा जाता है। वहाँ के लोग आपस में प्रतियोगिताएं आयोजित करते रहते हैं और इस खेल में सम्मिलित होने के लिए उम्र की कोई शर्त नहीं होती। ये लोग बड़ी खुशी खुशी इसमें शामिल होने पहुंचे, लेकिन जल्द ही 104 वर्ष की एक महिला के द्वारा पराजित कर दिए गए। सभी लोग बहुत खुश थे, इसलिए हार जीत की परवाह किए बिना वो दिन बहुत ही सुखद तरीके से बीत गया। यहाँ के लोग मानते हैं कि हर इंसान में ईश्वर का अंश यानी माबुई होता है। ये चैतन्य का अंश होता है और हमारे जीवन का असली स्रोत भी। ये चैतन्य अमर होता है और हमारे अस्तित्व की असली पहचान भी। शायद इसीलिए यहाँ हर कोई एक दूसरे को इतना सम्मान और प्रेम देता है। सुखी जीवन जीने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप इकिगाई की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। द इकिगाई डाइट।
भाग 1। नमस्कार दोस्तों, जापानी जीवन दर्शन पर आधारित किताब इकिगाई पर इस चर्चा में अब बात करते हैं द इकिगाई डाइट के बारे में। आखिर ऐसा क्या है यहाँ के खान पान में जो इस प्रांत में दुनिया के सबसे अधिक लंबी आयु वाले लोग रहते हैं? कैसे ये लोग बहुत ही अच्छे स्वास्थ्य के साथ एक लंबा जीवन व्यतीत करते हैं? आइए जानते हैं इसके कुछ कारण। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से जापान में दुनिया की सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा है। यहाँ आदमियों की औसत उम्र 85 वर्ष और महिलाओं की 87.3 वर्ष है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि जापान में इस पूरी दुनिया में बसने वाले सबसे अधिक शतायु यानी 100 साल से लंबी उम्र के लोग रहते हैं। सितंबर 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार प्रत्येक मिलियन लोगों के लिए 520 से अधिक शताब्दी की सूचना दी गई थी। एक अन्य अध्ययन जो जापान, उसके प्रांत ओकिनावा, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका में जीवन प्रत्याशा की तुलना करता है, ये दर्शाता है कि जापान में जीवन प्रत्याशा अपने आप में ही काफी अधिक है। वहीं ओकिनावा में राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। ओकिनावा जापान के उन क्षेत्रों में से एक है जो द्वितीय विश्व युद्ध से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। नतीजतन न केवल युद्ध के मैदान पर संघर्ष बल्कि भूख और युद्ध समाप्त होने के बाद संसाधनों की कमी के कारण 1940 और 1950 के दशक के दौरान औसत जीवन प्रत्याशा बहुत अधिक नहीं थी। हालांकि ओकिनावा वासी विनाश से उबरने के बाद देश के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले नागरिकों में से एक थे। जापानियों के पास लंबे जीवन के कौन से रहस्य हैं? ओकिनावा के बारे में ऐसा क्या है जो इसे जीवन प्रत्याशा के मामले में सर्वश्रेष्ठ बनाता है? विशेषज्ञ बताते हैं कि ओकिनावा जापान का एकमात्र ऐसा प्रांत है जहां रेलगाड़ियां नहीं हैं। इसके निवासियों को वाहन न चलाने पर पैदल या साइकिल से चलना पड़ता है। ये एकमात्र ऐसा प्रांत है जो प्रतिदिन 10 ग्राम से कम नमक खाने की जापानी सरकार की सिफारिश का पालन करने में कामयाब रहा है। इसका श्रेय ओकिनावा की मिरेकल डाइट को भी जाता है। ओकिनावा में हृदय रोग से मृत्यु होने की दर जापान में सबसे कम है और इसका निश्चित कारण है वहां के निवासियों का खान पान। ये कोई संयोग नहीं कि पोषण पर होने वाली किसी भी वार्ता या पैनल में ओकिनावा डाइट की चर्चा दुनिया भर में अक्सर की जाती है। ओकिनावा में आहार पर सबसे ठोस डेटा माकोटो सुजुकी नाम के एक हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा किए गए अध्ययनों से आता है, जिन्होंने 1970 से अब तक ओकिनावा में पोषण और उम्र बढ़ने पर 700 से अधिक वैज्ञानिक लेख प्रकाशित किए हैं। इस विषय पर द ओकिनावा प्रोग्राम नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है, जिसे डाइट बुक की बाइबल माना जाता है। इस किताब के द्वारा वो इन निष्कर्ष पर पहुंचे। स्थानीय लोग कई तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं, खासकर सब्जियां। यहाँ खाने में होने वाली विविधता भी एक आवश्यक भूमिका निभाती है। ओकिनावा के शतायु लोगों के एक अध्ययन से पता चला है कि वो नियमित रूप से मसालों सहित 206 तरह के विभिन्न खाद्य पदार्थ खाते हैं। उन्होंने नियमित रूप से हर दिन 18 अलग अलग खाद्य पदार्थ खाए, जो हमारी फास्ट फूड संस्कृति के बिल्कुल उलट है। वो लोग दिन में 7 अलग अलग प्रकार के फलों और सब्जियों का सेवन करते हैं और कम से कम 5 बार फल और सब्जियां खाते हैं। आपके खाने में भरपूर पोषण और मेज पर पर्याप्त विविधता है या नहीं है, ये जांचने का सबसे आसान तरीका ये सुनिश्चित करना है कि आप हर दिन इंद्रधनुष खा रहे हैं, जैसे कि लाल मिर्च, गाजर, पालक, फूल गोभी और बैंगन से बने व्यंजन खाने को शानदार रंग और विविधता देते हैं। सब्जियां, आलू, फलियां और सोया उत्पाद जैसे टोफू ओकिनावा वासियों के मुख्य आहार हैं। उनकी दैनिक कैलोरी का 30% से अधिक सब्जियों से आता है। अनाज उनके आहार का आधार है। जापानी लोग हर दिन सफेद चावल खाते हैं, कभी कभी नूडल्स डालते हैं। ओकिनावा में भी चावल प्राथमिक भोजन है। वो शायद ही कभी चीनी खाते हैं और अगर खाते भी हैं तो गन्ना चीनी का एक रूप। लेखक समूह ओगिमी जाने के रास्ते में हर सुबह कई बार गन्ने के खेतों से गुजरे और यहाँ तक कि एक जगह रुककर गन्ने का रस भी पिया। जूस बेचने वाले स्टॉल के पास गन्ने के एंटी कार्सिनोजेनिक लाभों का वर्णन करने वाला एक बोर्ड भी लगा था। इन बुनियादी आहार सिद्धांतों के अलावा ओकिनावा के लोग प्रति सप्ताह औसतन 3 बार मछली खाते हैं। जापान के अन्य हिस्सों में सबसे अधिक खाया जाने वाला मांस सुअर का होता है, पर यहाँ के स्थानीय लोग इसे प्रति सप्ताह केवल 1 या 2 बार ही खाते हैं। माकोटो सुजुकी के किए हुए शोध और अध्ययन से ये बातें सिद्ध होती हैं। सामान्य तौर पर ओकिनावा वासी जापान की बाकी आबादी की तुलना में 1/3 चीनी का उपभोग करते हैं। मतलब ये कि मिठाई और चॉकलेट उनके आहार का बहुत कम हिस्सा है। वो जापान के बाकी हिस्सों की तुलना में लगभग आधा नमक खाते हैं।
एक आम जापानी के 12 ग्राम की तुलना में हर दिन 7 ग्राम। ये लोग जापान के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत कम कैलोरीज का उपभोग करते हैं। प्रतिदिन 2067 के बजाय सिर्फ 1785। ओकिनावा के साथ साथ दुनिया भर में मौजूद बाकी के ब्लू जोन में भी ये कम कैलोरी की मात्रा का उपभोग आम बात है। तो सुना आपने, एक स्वस्थ और सुचारू जीवन के लिए एक सही डाइट कितनी जरूरी है। अगले भाग में चर्चा करेंगे द इकिगाई डाइट के पार्ट 2 पर। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। द इकिगाई डाइट पार्ट 2 भाग 2। जापानी जीवन दर्शन पर अब तक की लिखी गई सबसे सफल किताब इकिगाई की चर्चा हो और इकिगाई डाइट के बारे में विस्तार से बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और बात हो रही है हमारे रोजमर्रा के जीवन के सबसे अभिन्न अंग हमारे भोजन की। जब हम जीवन के दीर्घायु होने की बात करते हैं तो हमारा खान पान उसमें सबसे ऊपर का दर्जा हासिल करता है। जापानी लोगों, विशेष रूप से ओकिनावा के निवासियों की उच्च जीवन प्रत्याशा के बारे में बताते हुए लेखक उनके आहार को श्रेय देते हैं। वो फिर से पहले बताए गए 80% नियम के बारे में बात करते हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे जापानी में हारा हची बू के रूप में जाना जाता है। हारा हची बू को लागू करने का एक आसान तरीका है मिठाई को छोड़ना। साथ ही इसे पूरी तरह मानना बहुत मुश्किल नहीं है। जब आपको लगे कि आपका पेट लगभग भर गया है लेकिन थोड़ा अधिक हो सकता है, बस उसी समय खाना बंद कर दें या थाली में परोसे गए भाग के आकार को कम कर दें। इसके पीछे का विचार यह है कि जब आप भोजन समाप्त कर लें तब भी थोड़ी सी भूख रहनी चाहिए। यही कारण है कि पश्चिम की तुलना में जापान में परोसे गए भाग का आकार बहुत छोटा होता है। इसके जगह छोटी छोटी प्लेटों में चावल के साथ दूसरी प्लेटों में सब्जियां, एक कटोरी सूप और थोड़ा सा नाश्ता, ऐसी कई छोटी प्लेटों पर भोजन परोसने से बहुत अधिक खाने से बचना आसान हो जाता है और साथ ही इस अध्याय की शुरुआत में चर्चा की गई विविध आहार की सुविधा भी मिलती है। हारा हची बू एक प्राचीन प्रथा है। जैन बौद्ध धर्म पर 12वीं शताब्दी की पुस्तकें भी आमतौर पर जितना आप चाहें उसका सिर्फ 2/3 खाना खाने की सलाह देती हैं। पूर्व में सभी बौद्ध मंदिरों में 1 से कम भोजन करना आम बात है। शायद बौद्ध धर्म ने 900 साल पहले ही कैलोरी सेवन को सीमित करने के लाभों को पहचान लिया था। तो ये तय रहा कि लंबे समय तक जीने के लिए कम खाना खाना चाहिए। शायद ही कोई होगा जो इस विचार को चुनौती देगा। निश्चित रूप से हमारे शरीर की अपेक्षा से कम कैलोरी खाने से दीर्घायु में वृद्धि होती है, बस इसे कुपोषण की चरम सीमा तक न ले जाएं। कम कैलोरी का सेवन करते हुए स्वस्थ रहने में ही समझदारी है। उच्च पोषण मूल्य यानी सुपर फूड वाले खाद्य पदार्थ खाएं और उन चीजों से परहेज करें जो हमारे कैलोरी सेवन में ढेरों बढ़त करते हैं लेकिन पोषण मूल्य से बहुत कम प्रदान करते हैं। यहाँ जिस तरह की कैलोरी प्रतिबंध पर चर्चा हो रही है वो आपके जीवन में वर्षों को जोड़ने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। यदि शरीर नियमित रूप से पर्याप्त या बहुत अधिक कैलोरी का सेवन करता है तो वो सुस्त हो जाता है और केवल खाना पचाने पर ही महत्वपूर्ण ऊर्जा खर्च करने लगता है। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का एक और लाभ यह है कि ये शरीर में IGF-1 यानी इंसुलिन जैसे विकास कारक के स्तर को कम करता है। IGF-1 एक प्रोटीन है जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा लगता है कि मनुष्यों और जानवरों की उम्र का एक कारण उनके रक्त में इस प्रोटीन की अधिकता है। क्या सिर्फ कैलोरी प्रतिबंध मनुष्यों में जीवन काल बढ़ा सकता है? यह अभी पूरी तरह से तय नहीं है, लेकिन रिसर्च और डेटा तेजी से इस बात का संकेत देते हैं कि पर्याप्त पोषण के साथ थोड़ा सा कैलोरी कंट्रोल मोटापे, टाइप 2 डायबिटीज, सूजन, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग के खिलाफ एक शक्तिशाली सुरक्षात्मक प्रभाव डालता है और कैंसर जैसे जोखिम कारकों को कम करता है। हर रोज अगर खाना खाने के 80% नियम का पालन न कर पाने की स्थिति में एक विकल्प है कि प्रत्येक सप्ताह में 1 या 2 दिन उपवास किया जाए। 5:2 उपवास आहार हर हफ्ते 2 दिन उपवास करने और अन्य 5 दिनों में सामान्य रूप से खाने की सलाह देता है। इसके कई लाभ हैं, जैसे कि इस तरह का उपवास पाचन तंत्र को साफ करने में मदद करता है और पेट को भी थोड़ा सा आराम देता है। ओकिनावा डाइट प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स कोशिकाओं में ऑक्सीकरण प्रक्रिया को धीमा करते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचने वाले और उम्र बढ़ने में तेजी लाने वाले मुक्त कणों को निष्क्रिय करते हैं, जैसे कि ग्रीन टी की एंटीऑक्सीडेंट शक्ति सब जानते हैं और इस पर बाद में अधिक विस्तार से चर्चा की जाएगी।
क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट में समृद्ध हैं और इस क्षेत्र में लगभग हर दिन खाए जाते हैं, इसलिए इन 15 खास खाद्य पदार्थों को ओकिनावा में जीवन शक्ति की कुंजी माना जाता है। टोफू, मिसो, टूना, गाजर, गोया यानी कड़वा तरबूज, कोम्बू यानी समुद्री केल्प, पत्ता गोभी, नोरी यानी समुद्री शैवाल, प्याज, सोया, अंकुरित, हेचिमा यानी ककड़ी जैसी लौकी, सोयाबीन उबला या कच्चा, शकरकंद और काली मिर्च। शिकुवासा ओकिनावा का बहुत ही उच्च कोटि का एक खट्टा फल है और ओगिमी पूरे जापान में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके रस को पहले पानी से पतला किए बिना पीना असंभव है। इसका स्वाद कहीं कहीं नींबू और मैंडरिन संतरे के बीच का होता है, जिनसे ये एक पारिवारिक समानता रखता है। इसमें उच्च स्तर के एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। सभी खट्टे फल जैसे कि अंगूर, संतरा, नींबू आदि में नोबिलेटन की मात्रा अधिक होती है, लेकिन ओकिनावा के शिकुवास में संतरे की तुलना में 40 गुना अधिक होती है। नोबिलेटन का सेवन हमें कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे से बचाता है। इनका उपयोग कई पारंपरिक व्यंजनों और भोजन में स्वाद जोड़ने के लिए किया जाता है और रस बनाने के लिए इन्हें निचोड़ा जाता है। शहर में जन्मदिन की पार्टियों में शोध करते समय लेखक की टीम को भी शिकुवासा केक खिलाया गया था। इकिगाई पर चर्चा भी बाकी है, आप भी बने रहें हमारे साथ। शतायु जीवन के व्यायाम भाग 1। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ पल्लवी और हमारी चर्चा का विषय है जापानी दर्शन को बहुत ही खूबसूरती से समझाती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध किताब इकिगाई। इस बेस्ट सेलिंग किताब को लिखा है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्को मोरालेस की जोड़ी ने, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। आज की चर्चा का विषय है स्वस्थ और शतायु जीवन के लिए कुछ आसान से व्यायाम। ब्लू जोन के अध्ययन से पता चलता है कि जो लोग सबसे लंबे समय तक जीवित रहते हैं वो सबसे अधिक व्यायाम करने वाले नहीं होते, बल्कि सबसे अधिक चलने वाले होते हैं। जी, जब लेखकों ने दीर्घायु गांव ओगिमी का दौरा किया तो उन्होंने पाया कि 80 और 90 वर्ष से अधिक उम्र के लोग अभी भी सक्रिय हैं। वो घर पर खिड़की से बाहर देखते हुए या अखबार पढ़ते हुए नजर नहीं आते। ओगिमी के निवासी बहुत चलते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ कैरियोकी करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और जैसे ही उन्होंने नाश्ता किया या उससे पहले भी अपने बगीचे में घास काटने के लिए बाहर जाते हैं। वो जिम नहीं जाते या गहन व्यायाम नहीं करते, लेकिन वो अपनी दैनिक दिनचर्या के दौरान लगभग कभी भी चलना बंद नहीं करते। अगर हम किसी शहर में रहते हैं तो हमें हर दिन प्राकृतिक और स्वस्थ तरीके से चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम ऐसे व्यायाम कर सकते हैं जो सदियों से शरीर के लिए अच्छे साबित हुए हैं। शरीर, मन और आत्मा को संतुलन में लाने के लिए पूर्वी अनुशासन पश्चिम में काफी लोकप्रिय हो गए हैं, लेकिन उनके मूल देशों में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उनका उपयोग सदियों से किया जाता रहा है। योग मूल रूप से भारत से है, लेकिन जापान में बहुत लोकप्रिय है और चीन के चिंगोंग और ताई ची किसी व्यक्ति के शरीर और दिमाग के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो ताकत, खुशी और शांति के साथ दुनिया का सामना कर सके। उन्हें युवाओं के अमृत के रूप में जाना जाता है और विज्ञान ने इस दावे का समर्थन किया है। ये हल्के व्यायाम असाधारण लाभ प्रदान करते हैं और विशेष रूप से उन वृद्ध व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हैं जिन्हें फिट रहने में समय लगता है। अन्य बातों के अलावा ताई ची को ऑस्टियोपोरोसिस और पार्किंसंस रोग के विकास को धीमा करने, मांसपेशियों की टोनिंग और लचीलेपन में सुधार करने के लिए इसके भावनात्मक लाभ उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ये तनाव और अवसाद के खिलाफ एक महान ढाल है। आपको हर दिन 1 घंटे जिम जाने या मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं है। जैसा कि जापानी शतायु हमें दिखाते हैं, आपको बस अपने दिन में हलचल जोड़ने की जरूरत है। इसमें से किसी भी पूर्वी अनुशासन का नियमित रूप से अभ्यास करना ऐसा करने का एक शानदार तरीका है। रेडियो ताइसो एक ऐसी ही शारीरिक गतिविधि है जिसकी चर्चा लेखक ने इस किताब में की है। ये सुबह की वार्म अप एक्सरसाइज दूसरे विश्व युद्ध से पहले के समय से मौजूद है। इसके नाम में रेडियो तब से लगाया गया है जब इसके अभ्यास के निर्देश रेडियो पर प्रसारित किए जाते थे, लेकिन आजकल लोग आमतौर पर इन एक्सरसाइजेस को टेलीविजन या इंटरनेट वीडियो पर ही देखते हैं। रेडियो ताइसो करने का एक मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देना है। अभ्यास हमेशा समूहों में किया जाता है, आमतौर पर स्कूलों में कक्षाएं शुरू होने से पहले और व्यवसायों में काम शुरू होने से पहले। जब ये अभ्यास एक बड़े समूह में किए जाते हैं तो ये आमतौर पर एक खेल के मैदान में या एक बड़े स्वागत कक्ष में होते हैं और आमतौर पर इनमें किसी प्रकार का लाउड स्पीकर शामिल होता है।
अभ्यास में 5 या 10 मिनट लगते हैं और ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि इसे सभी लोग करते हैं या केवल कुछ। वो संयुक्त गतिशीलता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सबसे प्रतिष्ठित रेडियो ताइसो अभ्यासों में से एक में बस अपनी बाहों को अपने सिर के ऊपर उठाना और फिर उन्हें एक गोलाकार गति में नीचे लाना शामिल है। ये शरीर को जगाने का एक आसान सा तरीका है। एक आसान गतिशीलता कसरत जो तीव्रता में कम है और जो जितना संभव हो सके उतने जोड़ों के व्यायाम पर केंद्रित है। ये सुनने या देखने में बहुत ही बुनियादी लग सकता है, लेकिन आजकल के हमारे जीवन में हम अपने कानों के ऊपर अपनी बाहों को उठाए बिना पूरा का पूरा दिन बिता सकते हैं। इसके बारे में जरा ध्यान से सोचें। किताबें पढ़ते समय, स्मार्टफोन का उपयोग करते समय या कंप्यूटर पर कुछ लिखते या पढ़ते समय हमारी बाहें हमेशा नीचे होती हैं। जब तक हमें ऊपर से कुछ उतारना न हो या हम किसी अलमारी या कोठरी में किसी चीज को रखना चाहते हैं, बस तभी हम अपने हाथ अपने सिर के ऊपर उठाते हैं। जबकि हमारे पूर्वज अपने रोज के काम जैसे पेड़ों के नीचे से चीजें इकट्ठा करते समय दिन में जाने कितनी बार अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाया करते थे। रेडियो ताइसो इस तरह हमें शरीर की सभी बुनियादी गतिविधियों का अभ्यास करने में मदद करता है। इस तरह की अनेक गतिविधियां हैं जो एक स्वस्थ, सरल और लंबा जीवन जीने में मदद करती हैं। आगे आने वाले भागों में हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। शतायु जीवन के व्यायाम भाग 2। योग गुरु BKS अयंगर का कहना है कि योग केवल हमारे देखने के तरीके को ही नहीं बदलता, ये देखने वाले को भी बदल देता है। जी हाँ दोस्तों, योग सिर्फ एक कसरत नहीं है, ये काम है और ये आध्यात्मिक अभ्यास का बिंदु है जो हमें अपने दिल को खोलने और हमारी जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सिखाता है, ताकि हम जान सकें कि हम पहले से क्या जानते हैं और हमें अभी क्या सीखना बाकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और बात हो रही है जापानी दर्शन शास्त्र पर आधारित बेहद प्रेरणादायी किताब इकिगाई की, जिसमें हमें अपने जीवन के अर्थ को ढूंढने और उसके अनुरूप काम करने के उपाय बताए गए हैं। स्वस्थ तन में ही एक स्वस्थ मन का निवास हो सकता है, ये तो आप सभी जानते हैं ना। तो आइए इसी कड़ी में आगे बात करते हैं शतायु जीवन पाने का प्रयास करने के लिए किए जाने वाले कुछ व्यायाम की। जापान के साथ साथ पश्चिम में भी लोकप्रिय योग लगभग कोई भी कर सकता है। इसके कुछ पोजेस गर्भवती महिलाओं और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए भी अनुकूलित किए गए हैं। यूं तो योग प्राचीन भारत की देन है, जहां इसे हमारे मानसिक और शारीरिक तत्वों को एकजुट करने के लिए सदियों पहले विकसित किया गया था, लेकिन आज ये विश्व के हर कोने में प्रसिद्ध हो चुका है। योग शब्द स्वयं संस्कृत शब्द योग से आया है। चोस क्रॉस पीस को संदर्भित करता है। चोन जानवरों को एक दूसरे से बांधता है जो किसी गाड़ी को खींच रहे होते हैं। योग शरीर और मन को उसी तरह जोड़ने का प्रयास करता है जो हमें अपने आसपास की दुनिया के साथ एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर ले जाता है। योग के मुख्य उद्देश्य हैं अपनी मानव प्रकृति के करीब पहुंचने के लिए मानसिक और शारीरिक शुद्धि और योग की दिव्य शैलियों को करीब लाने के लिए सभी समान लक्ष्यों की ओर उन्मुख होना। जिन परंपराओं और ग्रंथों से उन्हें विकसित किया गया था, उनके हिसाब से योग के कई अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि ज्ञान योग, ज्ञान का योग, अनुशासन और मानसिक विकास की खोज के लिए उपयुक्त। कर्म योग कार्यों और कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करता है जो स्वयं को और अपने समुदाय को लाभान्वित करते हैं। कुंडलिनी योग वांछित मानसिक स्थिति तक पहुंचने के लिए विविध चरणों को जोड़ता है। राजयोग, जिसे शाही पथ के रूप में भी जाना जाता है, स्वयं और दूसरों के साथ एकता प्राप्त करने की दिशा में कई कदम इसमें शामिल हैं। हठ योग पश्चिम और जापान में सबसे व्यापक रूप संतुलन की तलाश में संयुक्त आसन या पोज द्वारा विशेषता। ताइची एक चीनी मार्शल आर्ट है जिसे बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियवाद से भी सैकड़ों साल पहले खोजा जा सकता है। ये कला जापान में भी बहुत लोकप्रिय है। चीनी परंपरा के अनुसार ये ताओवादी मास्टर और मार्शल आर्ट व्यवसायी झान सैनफेंग द्वारा बनाया गया था। हालांकि ये यांग लूचन ही थे जो 19वीं शताब्दी में इस रूप को दुनिया के बाकी हिस्सों में लेकर आए। ताइची मूल रूप से एक निजिया या आंतरिक मार्शल आर्ट थी, जिसका अर्थ ये है कि इसका लक्ष्य केवल व्यक्तिगत विकास करना था। आत्मरक्षा पर केंद्रित ये उन लोगों की सीखने की कला है जो कम से कम बल का उपयोग करके और अपनी चपलता पर भरोसा करके अपने विरोधियों को हराने के लिए इसका अभ्यास करते हैं।
ताई ची, जिसे शरीर और मन को ठीक करने के साधन के रूप में भी देखा जाता था, का उपयोग स्वास्थ्य और आंतरिक शांति को बढ़ावा देने के लिए कई बार किया गया। अपने नागरिकों को अधिक सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जब चीनी सरकार ने इसे एक अभ्यास के रूप में बढ़ावा दिया, तो इसने मार्शल आर्ट से अपना मूल संबंध खो दिया और उसके बजाय सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण का स्रोत बन गया। क्यूई गोंग को ची कुंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम क्यूई यानी जीवन शक्ति या ऊर्जा और गोंग यानी कार्य को जोड़कर बना है और ये दर्शाता है कि ये रूप व्यक्ति की जीवन शक्ति के साथ काम करता है। हालांकि अपेक्षाकृत आधुनिक, विशेष रूप से अपने वर्तमान नाम के तहत, चिगोंग की कला ताओ यिन पर आधारित है, जो एक प्राचीन कला है जो मानसिक और शारीरिक कल्याण को बढ़ावा देती है। इसका अभ्यास 20वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रशिक्षण और मार्शल आर्ट की रिपोर्टों में दिखाई देने लगा और 1930 के दशक तक अस्पतालों में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। चीनी सरकार ने बाद में इसे लोकप्रिय बनाया, जैसा कि उसने ताई ची के साथ किया था। ची कुंग में स्थिर और गतिशील शारीरिक व्यायाम शामिल हैं, जो खड़े, बैठे या झुकी हुई स्थिति में श्वसन को उत्तेजित करते हैं। ची कुंग की कई अलग अलग शैलियां हैं, लेकिन वो सभी ची को सुदृढ़ और पुनः जीवित करना चाहते हैं। हालांकि इसकी चाल आमतौर पर कोमल होती है, लेकिन अभ्यास बहुत तीव्र होता है। कई अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार चिगोंग जैसे ताई ची और योग महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि 1. मस्तिष्क तरंगों का संशोधन, 2. सेक्स हार्मोन का बेहतर संतुलन, 3. दिल के दौरे से मृत्यु दर में कमी, 4. उच्च रक्तचाप के रोगियों में निम्न रक्तचाप, 5. बुढ़ापे से जुड़े लक्षणों में कमी, 6. शारीरिक कार्यों का अधिक संतुलन और दक्षता, 7. मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह में वृद्धि और मन शरीर का बेहतर संबंध, 8. बेहतर हृदय क्रिया और 9. कैंसर के उपचार के प्रभावों में कमी। जापान में बेहद प्रसिद्ध इन कलाओं के अभ्यास ने यह सिद्ध कर दिया है कि इनसे हम केवल आकार में ही नहीं रहते हैं, बल्कि ये हमारे जीवन का विस्तार करने में भी मदद करता है। इकिगाई की खोज पर हमारी ये चर्चा अभी कायम है, आप कहीं मत जाइएगा। दृढ़ता और वाबी साबी। नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं जापानी जीवन दर्शन पर आधारित अब तक की सबसे अधिक लोकप्रिय किताब इकिगाई पर। इसी कड़ी में आज बातचीत का विषय है चिंता और तनाव का अपने स्वास्थ्य पर असर न होने देते हुए चुनौतियों का सामना कैसे करें। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। एक बात जो स्पष्ट रूप से परिभाषित इकिगाई वाले सभी लोगों में समान है, वो ये है कि वो अपने जुनून का पीछा करते हैं, चाहे कुछ भी हो। वो कभी हार नहीं मानते, तब भी जब उनके सामने समस्याओं का ढेर लगा हो या वो एक के बाद एक बाधाओं का सामना कर रहे हो। हम लचीलेपन के बारे में बात कर रहे हैं, एक अवधारणा जो मनोवैज्ञानिकों के बीच प्रभावशाली हो गई है। लेकिन लचीलापन केवल दृढ़ रहने की क्षमता नहीं है। जैसा कि हम इस अध्याय में देखेंगे, ये एक दृष्टिकोण भी है जिसे हम जीवन में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विकसित कर सकते हैं, न कि जो सबसे जरूरी है और खुद को नकारात्मक भावनाओं से दूर रखने के लिए। अध्याय के अंतिम भाग में हम ऐसी तकनीकों का पता लगाएंगे जो लचीलेपन से परे जाकर एंटी फ्रैजिलिटी पैदा करती है। हम सभी को कठिन क्षणों का सामना करना पड़ता है और जिस तरह से हम इसे करते हैं वो हमारे जीवन की गुणवत्ता में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए हमारे मन, शरीर और भावनात्मक लचीलेपन के लिए उचित प्रशिक्षण आवश्यक है। लचीलापन असफलताओं से निपटने की हमारी क्षमता है। हम जितने अधिक लचीले होंगे, उतना ही आसान होगा कि हम अपने आप को ऊपर उठाएं और अपने जीवन को अर्थ देने वाली चीजों पर वापस जाएं। लचीले लोग जानते हैं कि निराश हुए बिना अपने उद्देश्यों पर, किन मामलों पर केंद्रित रहना है। उनका लचीलापन उनकी ताकत का स्रोत है। वो जानते हैं कि परिवर्तन और भाग्य के उलट होने के लिए कैसे अनुकूलित किया जाए। वो उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वो नियंत्रित कर सकते हैं और उन चीजों के बारे में चिंता नहीं करते जिन्हें वो नहीं कर सकते। आइए जानते हैं कि किस तरह बौद्ध धर्म और रूढ़िवाद के माध्यम से अपने अंदर भावनात्मक लचीलेपन का अनुभव किया जा सकता है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कपिलवस्तु नेपाल के एक राजकुमार के रूप में पैदा हुए थे और एक महल में पले बढ़े जो धन से घिरा हुआ था। 16 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली और उनका एक बेटा भी हुआ। अपने परिवार की संपत्ति से संतुष्ट न होकर 29 साल की उम्र में उन्होंने एक अलग जीवन शैली का प्रयास करने का फैसला किया और एक तपस्वी के रूप में रहने के लिए महल से भाग गए।
लेकिन वो तपस्या नहीं थी जिसकी उन्हें तलाश थी, इसलिए उन्हें वो शांति और खुशी नहीं मिल पाई जिसकी उन्हें अपने लिए चाह थी। न तो धन और न ही अत्यधिक तपस्या ने उनके लिए काम किया। उन्होंने महसूस किया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन के सुखों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति इन सुखों के साथ रह सकता है, लेकिन उसे हमेशा इस बात के प्रति सचेत रहना चाहिए कि इन सुखों द्वारा किसी को भी गुलाम बनाना कितना आसान है। सिटियम के ज़ेनो ने भी इसी तरह सन्यासियों के साथ अपनी पढ़ाई शुरू की। सभी सांसारिक सुखों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने भी तपस्वी जीवन व्यतीत करने की ठानी। वो गलियों में भिक्षा मांगते घूमते और उनके पास उनके शरीर पर पहने हुए कपड़ों के सिवाय और कुछ न था। थोड़े समय में ही ज़ेनो को यह एहसास हुआ कि ये राह उनके लिए नहीं है और उन्होंने स्टोइकिज्म के पढ़ाए जा रहे पाठ को सीखने का विचार किया। स्टोइकिज्म को खोजने के लिए उन्होंने अपनी शिक्षाओं को छोड़ दिया, जो इस विचार पर केंद्रित हैं कि तब तक जीवन के सुखों का आनंद लेने में कुछ भी गलत नहीं है जब तक कि वो आपके जीवन पर नियंत्रण नहीं करते। आपको एक आनंदमय जीवन जीने का पूरा अधिकार है, लेकिन साथ ही आपको उन सुखों के गायब होने के लिए भी तैयार रहना होगा। लक्ष्य हमारे जीवन से सभी भावनाओं और सुखों को खत्म करना नहीं है, बल्कि नकारात्मक भावनाओं को खत्म करना है। उनकी स्थापना के बाद से बौद्ध धर्म और स्टोइकवाद दोनों का एक उद्देश्य आनंद, भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करना रहा है। हालांकि ये दोनों दर्शन बहुत अलग हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों का ही उद्देश्य हमारे अहंकार को रोकना और हमारी नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करना है। स्टोइकिज्म और बौद्ध धर्म दोनों ही अपने मूल में भलाई के अभ्यास के तरीके हैं। स्टोइकिज्म के अनुसार हमारे सुख और इच्छाएं समस्या नहीं है। हम उनका आनंद तब तक ले सकते हैं जब तक वो हम पर नियंत्रण नहीं रखते। स्टोइक्स ने उन लोगों को देखा जो अपनी भावनाओं को सुदृढ़ी के रूप में नियंत्रित करने में सक्षम थे। गुणी व्यक्ति का उद्देश्य शांति की स्थिति तक पहुंचना है। चिंता, भय, प्रेम, शांति और सकारात्मक भावनाओं की उपस्थिति। कृतज्ञता। अपने दिमाग को सदाचारी रखने के लिए स्टोइक्स ने नकारात्मक दृश्य की तरह कुछ अभ्यास किया। उन्होंने सबसे बुरी चीज की कल्पना की जो कि तैयार होने के लिए हो सकती है यदि कुछ विशेषाधिकार और सुख उनसे लिया गया हो। नकारात्मक दृश्य का अभ्यास करने के लिए हमें नकारात्मक घटनाओं पर चिंतन करना होगा, लेकिन उनकी चिंता किए बिना। स्टोइकिज्म और बुद्धिज्म दोनों में ही अच्छी जीवन शैली पर जोर दिया जाता है। जो बातें हमारे नियंत्रण में नहीं है, उनकी चिंता करने से कोई लाभ नहीं। हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी चीज बदल सकते हैं और कौन सी नहीं। इस जानकारी से हमें नकारात्मक भावनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। दृढ़ लोगों को ये पता होता है कि कभी भी निराशा का शिकार न होते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए कैसे जीना है। हम जितनी जल्दी अपनी समस्याओं का सामना करेंगे, उतनी ही जल्दी वहां से बाहर निकल पाएंगे। अर्थपूर्ण जीवन जीने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इकिगाई में आगे और क्या है, ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नकारात्मकता से बचें। जीवन और दर्शन पर अब तक कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन जिस किताब पर हम चर्चा कर रहे हैं उसे पढ़कर और उसमें दिए गए उपायों को अपनाकर दुनिया भर के लोगों ने अपने अंदर कमाल के बदलाव अनुभव किए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जापानी जीवन दर्शन पर आधारित एक बहुत ही प्रेरक और प्रासंगिक किताब के बारे में, जिसका नाम है इकिगाई। इस किताब को स्पेन के 2 लेखकों हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मोरालेस ने मिलकर लिखा है और अब तक इस किताब की करोड़ों प्रतियां बिक चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और हम चर्चा कर रहे हैं कि नकारात्मकता से बचते हुए अपनी राह में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करें। नकारात्मक दृश्य और नकारात्मक भावनाओं को महत्व न देने के अलावा रूढ़िवाद का एक और केंद्रीय सिद्धांत ये जानना है कि हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं। जैसा कि हम शांति प्रार्थना में देखते हैं, जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, उनके बारे में चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता। हमें इस बात की स्पष्ट समझ होनी चाहिए कि हम क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं, जो बदले में हमें नकारात्मक भावनाओं के आगे झुकने का विरोध करने की अनुमति देगा। एपिक्टेटस के शब्दों में, ये मायने नहीं रखता कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि ये मायने रखता है कि आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। बौद्ध धर्म में ध्यान हमारी इच्छाओं और भावनाओं के बारे में जागरूक होने का एक तरीका है और इस तरह खुद को उनसे मुक्त करता है। ये केवल मन को विचारों से मुक्त करने का प्रश्न नहीं है, बल्कि इससे हमारे विचारों और भावनाओं को उनके द्वारा बहकाए बिना, जैसे वो प्रकट होते हैं,
उनका अवलोकन करना शामिल है। इस तरह हम अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं कि क्रोध, ईर्ष्या या आक्रोश में न बहें। बौद्ध धर्म में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले मंत्रों में से एक नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करने पर केंद्रित है। ओम मणि पद्मे हूम, जिसका अर्थ है अहंकार, द्वेष और लोभ को नष्ट करके संयम और ज्ञान में वृद्धि हो। लचीलापन पैदा करने का एक और उपाय ये जानना है कि किस समय में रहना है। बौद्ध धर्म और स्टोइकवाद दोनों हमें याद दिलाते हैं कि वर्तमान ही वो सब कुछ है जो मौजूद है, और ये एकमात्र ऐसी चीज है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। अतीत या भविष्य की चिंता करने के बजाय हमें चीजों की वैसे ही सराहना करनी चाहिए जैसे वो इस समय वर्तमान में है। एकमात्र क्षण जिसमें आप वास्तव में जीवित रह सकते हैं वो वर्तमान क्षण है। ऐसा बौद्ध भिक्षु थिच नहत हान कहते हैं। यहाँ और अभी में रहने के अलावा स्टोइक्स हमारे आसपास की चीजों की अस्थिरता पर चिंतन करने की सलाह देते हैं। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि जिन चीजों से हम प्यार करते हैं वो एक पेड़ के पत्तों की तरह हैं। वो हवा के झोंके से किसी भी समय गिर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे आसपास की दुनिया में परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि ब्रह्मांड के सार का हिस्सा है। वास्तव में एक बौद्ध धारणा है। देखिए, हमें ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है और जिन लोगों से हम प्यार करते हैं वो किसी न किसी बिंदु पर गायब हो जाएंगे। ये कुछ ऐसा है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन निराशावाद के आगे झुके बिना। समझे? चीजों की नश्वरता के प्रति जागरूक होने से हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। यह हमें वर्तमान क्षण और हमारे आसपास के लोगों से प्यार करने में मदद करता है। सभी चीजें मानव, अल्पकालिक और विनाशकारी हैं। सेनेका हमें बताती है संसार की अस्थायी, अल्पकालिक और अस्थायी प्रकृति केवल बौद्ध अनुशासन के केंद्र में है। इसे हमेशा ध्यान में रखने से हमें नुकसान के समय अत्यधिक दर्द से बचने में मदद मिलती है। क्षण भंगुर, अस्थिर और सदा बदलने वाला ये जग बौद्ध शिक्षा का केंद्र बिंदु है। इस बात को याद रखने से किसी भी सांसारिक चीज के खो जाने या दूर जाने की वजह से दुख नहीं होता है। वह भी सभी एक जापानी अवधारणा है जो हमें अपने आसपास की दुनिया की क्षण भंगुर, परिवर्तनशील और अपूर्ण प्रकृति की सुंदरता दिखाती है। पूर्णता में सुंदरता की तलाश के बजाय हमें इसे उन चीजों में देखना चाहिए जो त्रुटिपूर्ण हैं, अधूरी हैं। यही कारण है कि जापानी इस तरह का मूल्य रखते हैं। उदाहरण के लिए एक अनियमित या टूटा हुआ प्याला। केवल वही चीजें जो अपूर्ण और क्षणिक हैं वास्तव में सुंदर हो सकती हैं, क्योंकि केवल वो चीजें ही प्राकृतिक दुनिया से मिलती जुलती हैं। परिपूर्णता में सुंदरता खोजना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी चटके हुए बर्तन में सुंदरता खोजना एक कला है। इसलिए जापान के लोग हमेशा ऐसी कहावतें टूटे हुए कप पर या अपूर्ण चीजों पर लिख कर रखते हैं। उनका मानना है कि अपूर्ण, क्षणिक और दोषयुक्त चीजें असल में सुंदर होती हैं, क्योंकि कुदरत भी ऐसी ही है। एक पूरक जापानी अवधारणा इचिगो इची ए है, जिसका अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है, ये क्षण केवल अभी मौजूद है और ये फिर से नहीं आएगा। यह अक्सर सामाजिक समारोह में एक अनुस्मारक के रूप में सुना जाता है कि हर मुलाकात, चाहे दोस्तों, परिवार या अजनबियों, किसी के भी साथ हो, अद्वितीय होती है और कभी भी दोहराई नहीं जाएगी। जिसका अर्थ है कि हमें उस पल का आनंद लेना चाहिए और भविष्य या अतीत की चिंताओं में खुद को खोना नहीं चाहिए। इस अवधारणा का उपयोग आमतौर पर चाय के लिए इकट्ठा होने पर या ज़ेन मेडिटेशन के समय या और जापानी मार्शल आर्ट के ठिकानों पर तो अवश्य ही किया जाता है, जहां सभी लोगों से वर्तमान में जीने पर जोर देने को कहा जाता है। जापानी संस्कृति ने यह भी स्वीकारा है कि इंसान का जीवन और उसकी बनाई सभी चीजें क्षण भंगुर हैं। कितनी अद्भुत बात है ना। आगे की चर्चा को सुनने के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अपना ध्यान रखें। जापानी लोगों का ऐसा मानना है कि हर एक के जीवन का एक इकिगाई होता है। शायद बाकी के दार्शनिक इसे जीवन का उद्देश्य कहेंगे या किसी और नाम से पुकारेंगे। इकिगाई हम सब के अंदर छुपा होता है। कुछ लोगों को ये इकिगाई मिल जाता है, कुछ लोग पूरा जीवन इसकी खोज में लगा देते हैं। अपना ध्यान रखते और अपनी परवाह करते हुए खुद को किसी भी किस्म के नुकसान और दुख से कैसे बचाया जाए,
हम और अधिक एंटी फ्राजाइल कैसे हो सकते हैं? अपने आप को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक चोट से कैसे सुरक्षित रखा जाए? हम सभी के मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता है ना, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी घट रहा हो, और ये बहुत ही स्वाभाविक भी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और चर्चा में है जापानी जीवन दर्शन पर आधारित एक बहुत ही प्रेरक और प्रशंसनीय किताब जिसका नाम है इकिगाई। अब हम इस किताब के लगभग आखिरी के चरण तक आ गए हैं, तो आइए जानते हैं कि किस तरह हम अपने आप को तकलीफ पहुंचाने से बच सकते हैं। पहली बात तो ये याद रहे कि आप अपने लिए हमेशा कुछ एक्स्ट्रा बनाएं या जोड़ कर रखें। सिर्फ एक वेतन से धन अर्जित करने के बजाय अपने शौक से, अन्य नौकरियों में या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करके पैसे कमाने का एक तरीका खोजने का प्रयास करें। यदि आपके पास केवल एक वेतन है तो हो सकता है कि आपके नियोक्ता को परेशानी में पड़ने पर आपके पास कुछ भी ना बचा हो जिससे आप नाजुक स्थिति में हो। दूसरी ओर यदि आपके पास कई सारे विकल्प हैं और आप अपनी प्राथमिक नौकरी खो देते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी माध्यमिक नौकरी के लिए अधिक समय समर्पित कर दें और शायद इससे ज्यादा पैसा कमाएं। आपने दुर्भाग्य के उस झटके को हरा दिया होगा और उस स्थिति में आप बन जाएंगे एंटी फ्राजाइल। ओगीमी में हमने जिन वरिष्ठों का साक्षात्कार लिया उनमें से 100% का प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय था। उनमें से अधिकांश ने एक सब्जी के बगीचे को दूसरी नौकरी के रूप में रखा हुआ था और अपनी उपज को स्थानीय बाजार में बेच दिया करते थे। दोस्ती और व्यक्तिगत हितों पर भी यही विचार फिट बैठता है। जैसा कि कहा जाता है, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, यानी अपने सभी अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, अपने लिए कुछ अलग भी रखना चाहिए। रोमांटिक रिश्तों के क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी सारी ऊर्जा अपने पार्टनर पर लगाते हैं और उसे अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं। यदि रिश्ता नहीं चलता तो वो लोग सब कुछ खो देते हैं, जबकि अगर उन्होंने रास्ते में मजबूत दोस्ती और पूर्ण जीवन की खेती की हो तो वो रिश्ते के अंत में आगे बढ़ने के लिए एक बेहतर स्थिति में होंगे। इसे ही एंटी फ्राजाइल होना कहते हैं। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे मुझे एक से अधिक वेतन की आवश्यकता नहीं है और मैं उन मित्रों से खुश हूँ जो मेरे पास हमेशा रहे हैं, मुझे कुछ नया क्यों जोड़ना चाहिए? ये हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए समय की बर्बादी की तरह लग सकता है, क्योंकि असाधारण चीजें आमतौर पर नहीं होती हैं। हम अपने आराम के क्षेत्र में कभी भी फिसल सकते हैं। कभी ना कभी कुछ अप्रत्याशित हमेशा होता रहता है, कभी जल्दी से तो कभी देर से। दूसरी बात, कुछ क्षेत्रों में रूढ़िवादी रूप से दांव लगाएं और दूसरों में कई छोटे जोखिम उठाएं। इस अवधारणा को समझाने में वित्त की दुनिया बहुत उपयोगी साबित होती है। देखिए, यदि आपके पास $10,000 बचे हुए हैं तो आप उनमें से $9,000 को एक इंडेक्स फंड या सावधि जमा में डाल सकते हैं और शेष $1,000 को 10 स्टार्टअप में निवेश कर सकते हैं जिसमें बड़ी विकास क्षमता है। प्रत्येक में $100 एक संभावित परिदृश्य ये है कि 3 कंपनियां विफल हो जाती हैं, आप $300 खो देते हैं। 3 अन्य कंपनियों का मूल्य नीचे चला जाता है, आप एक और $100 या $200 खो देते हैं। 3 का मूल्य बढ़ जाता है, आप $100 या $200 कमाते हैं और मूल्य स्टार्टअप में से एक की संख्या 20 गुना बढ़ जाती है, आप लगभग $2,000 या शायद उससे भी अधिक कमाते हैं। आप अभी भी पैसा कमाते हैं, भले ही 3 व्यवसाय पूरी तरह से फेल हो जाए। आपको हाइड्रा की तरह ही नुकसान से फायदा हुआ है। एंटी फ्राजाइल बनने के लिए छोटे जोखिम उठाना जरूरी है जिससे हमें बड़ा इनाम मिल सकता है। खुद को उन खतरों से उजागर किए बिना जो हमें डुबा सकते हैं, जैसे कि किसी ऐसे संदिग्ध फंड में $10,000 का निवेश करना जो सुनने में कोई प्रतिष्ठित कंपनी का लग रहा था और जिसे हमने अखबार में विज्ञापित होते हुए देखा था। और तीसरी बात, उन चीजों से छुटकारा पाएं जो आपको नाजुक बनाती हैं। हम इस अभ्यास के लिए नकारात्मक मार्ग अपना रहे हैं। अपने आप से पूछें, क्या मुझे कमजोर बनाता है? कुछ लोग, चीजें और आदतें हमें नुकसान पहुंचाती हैं और हमें कमजोर बनाती हैं। वो कौन है और क्या है? जब हम अपने नए साल के संकल्प करते हैं तो हम अपने जीवन में नई चुनौतियों को जोड़ने पर जोर देते हैं। इस तरह का उद्देश्य होना बहुत अच्छा है, लेकिन यह अस्थायी लक्ष्य निर्धारित करने का और भी बड़ा प्रभाव हो सकता है। उदाहरण के लिए, भोजन के बीच में नाश्ता करना बंद कर दें। सप्ताह में केवल एक बार मिठाई खाएं। धीरे धीरे सभी कर्जों का भुगतान करें। नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने से बचें। उन चीजों को करने में समय बिताने से बचें जो हमें पसंद नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हम उन्हें करने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। फेसबुक को दिन में 20 मिनट से अधिक का समय न दें।
विपरीत परिस्थितियों से न डरें, क्योंकि प्रत्येक झटका विकास का एक अवसर है। यदि हम एंटी फ्राजाइल रवैया अपनाते हैं तो हम अपनी जीवन शैली को परिष्कृत करते हुए और अपना इकिगाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए हर झटके के साथ मजबूत होने का रास्ता खोज लेंगे। एक या दो बार नुकसान होने को आप चाहें तो एक दुर्भाग्य मान लें या एक अनुभव के रूप में उसे स्वीकार कर लें, जिसे हम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू कर सकते हैं, क्योंकि हम लगातार सुधार करते हैं और नए और बेहतर लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जीवन शुद्ध अपूर्णता है, जैसा कि वह भी सभी का दर्शन हमें सिखाता है। और समय बीतने से हमें पता चलता है कि सब कुछ क्षण भंगुर है, लेकिन अगर आपको अपनी इकिगाई की स्पष्ट समझ है तो प्रत्येक क्षण में इतनी संभावनाएं होंगी कि ये लगभग अनंत काल की तरह प्रतीत होगा। ऐसी ही अन्य खूबसूरत बातों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। जीवन जीने की कला। नमस्कार दोस्तों, अब हम हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मोरालेस की लिखी इस बेहद लोकप्रिय और प्रेरणादायी किताब इकिगाई के अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। जैसा कि आपने जाना, इस किताब में जापानी जीवन दर्शन और उससे जुड़ी उन सभी सकारात्मक बातों का जिक्र है जो हमें एक अच्छा जीवन जीने को प्रेरित करती हैं। इस सफर में आगे बढ़ते हैं और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। इकिगाई को 4 अलग अलग तत्वों के बीच एक चौराहे के रूप में वर्णित किया जा सकता है। आप किसके बारे में भावुक हैं, जहां आपके कौशल निहित हैं, आप कैसे अपनी जीविका कमाते हैं और दुनिया को आपसे क्या चाहिए। 20वीं सदी में मित्सुओ आइदा नाम के एक प्रसिद्ध कैलीग्राफर और कवि हुए हैं जिन्होंने इकिगाई को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। शैडो कैलीग्राफी ब्रश की सहायता से उन्होंने 17 कविताएं लिखी और इकिगाई के प्रति अपनी भावनाओं को जाहिर किया। उनकी ज्यादातर कविताएं वर्तमान पल का महत्व बताने वाली थी। उनकी एक कविता का भावार्थ ना कुछ यूं है: अभी इस पल में मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यदि कोई है तो वो है तुम्हारा अस्तित्व। सुंदर है ना? एक अन्य कविता में वो लिखते हैं, यहीं अभी। इन 2 शब्दों में सिर्फ एक कविता ही नहीं बल्कि एक कलाकृति है जो ये दर्शाती है कि इस विश्व में कोई भी वस्तु सदा के लिए नहीं रहती। और अक्सर इस विचार को समझ लेने के बाद हमारे अंदर की निराशा नष्ट हो जाती है। अपनी एक और कविता के माध्यम से वो कहते हैं कि बिना रास्ता बदले सदा चलते रहो। देखिए, एक बात समझ लीजिए, एक बार आपको आपका इकिगाई मिल गया तो उस पर ध्यान देकर उसे हर दिन पोषित करने से ही जीवन का असली अर्थ पता चलता है। एक बार आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता चल जाए तो हर पल प्रवाह में रहने से आपको जीवन में वैसा ही आनंद प्राप्त होता है जैसा किसी चित्रकार को अपने कैनवस में रंग भरते समय होता है। अपने मन के कालेपन पर बनाई गई छवि ही काफी है आपके पूरे जीवन को खुशी और उल्लास से भरने के लिए। सालों तक सिर्फ सुशी बनाने वाला शेफ भी ऐसी ही खुशी महसूस करता है। लिखने वाले तो हजारों पन्नों की किताब लिख डालते हैं, वो भी एक के बाद एक, क्योंकि इसी कार्य में उनका इकिगाई छिपा होता है। इसकी दूसरी ओर कई बार हमें लगता है कि अपनी पसंद का काम मिल गया है हमें, लेकिन कुछ दिन बाद उसे करने के बाद हम कोई दूसरा काम ढूंढने लग जाते हैं। ये व्यवसाय या नौकरी कुछ भी हो सकता है। अगर हमारी लॉटरी लग जाए और हम एक बहुत बढ़िया कार अपने लिए खरीद लें तो हम खुद को बहुत भाग्यशाली समझने लगते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उसमें भी निराशा महसूस होने लगती है और हम सोचते हैं काश और अधिक की लॉटरी लगी होती तो हम इससे भी बड़ी कार खरीद लेते। कभी लगता है हमें हमारा मनचाहा साथी मिल गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारे मन में और कल्पनाएं जन्म लेने लगती हैं। इस असंतुष्टि से पता चलता है कि हमें अभी हमारा इकिगाई नहीं मिला है। ये एक क्षणिक आनंद है, लेकिन अपने लिए खोज हमें जारी रखनी चाहिए। तो इसका निष्कर्ष ये हुआ कि हम में से हर किसी का इकिगाई अलग होता है, लेकिन हम सभी अपने जीवन का अर्थ खोजते रहते हैं। जब हम अपने इकिगाई से जुड़ जाते हैं तो हमें अपना जीवन अर्थपूर्ण लगने लगता है और काम हमें खुशी देने लगता है। जब हमारा इकिगाई से संपर्क टूट जाता है तो हमें ये जीवन निरर्थक लगने लगता है। यही कारण है कि कई लोग सब कुछ होते हुए भी प्रसन्न और संतुष्ट नहीं रह पाते। कोई ना कोई कमी हमेशा महसूस करते ही हैं, जैसे कि कोई एक खालीपन हो जिसे भरना अभी बाकी हो।
उस खालीपन को शायद आपके इकिगाई का इंतजार है। आधुनिक जीवन ना हमें हमारे असली स्वभाव से दूर ले जाता है। पैसा, सत्ता, आदर सत्कार और कामयाबी हमें अपने प्राकृतिक मूल से अलग ले जाती है। हमारे लिए जरूरी है कि इन चीजों को हम खुद पर हावी न होने दें। हमारे अंदर जो उत्सुकता और सहज ज्ञान है उसको आंतरिक कंपास की तरह इस्तेमाल करें। वो हमें हमारे इकिगाई तक ले जाएगा। उसका लाभ उठाएं और अपने असली आनंद तक पहुंचें। जो चीजें पसंद नहीं आती है ना, उनसे दूर रहें। आपके अंदर जो उत्सुकता है उसे कायम रखें और जीवन के असली अर्थ की खोज करते रहें। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर किसी के जीवन का उद्देश्य कोई बहुत बड़ा महान काम करना ही हो। कई बार सिर्फ अच्छे माता पिता या काम आने वाले पड़ोसी बनकर ही मदद करने में ही आपका इकिगाई छुपा हो सकता है। अपने इकिगाई के साथ जुड़ने के लिए कोई सटीक रणनीति की जरूरत नहीं है जी। देखिए, इस किताब के माध्यम से हमने ओकिनावा निवासियों से जो सीखा वो ये है कि हमें जो करना है उसे खोजने के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जीवन कोई पहेली तो है नहीं जिसे हल करना है। सिर्फ ऐसी सोच रखें जिससे आप अपने सबसे अधिक पसंदीदा काम के साथ जुड़ें और उसी काम में व्यस्त रहें। सदा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ समारोह में शामिल होते रहें। सुखी जीवन जिएं। जब आपके जीवन का उद्देश्य बुलाने लगे तो और कुछ मायने नहीं रखेगा। ये आपको गले लगाएगा और आप इसमें खिंचे चले आएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका उद्देश्य ही आपके निर्माण का कारण है। पैसा ना एक मानव आविष्कार है और आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बने हैं। आप खुश रहने के लिए, सेवा करने के लिए, दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए भी बने हैं। यही कारण है कि आपके उद्देश्य को आपकी कॉलिंग भी कहा जाता है। सचमुच आपका उद्देश्य आपको बुला रहा है। अपने चारों तरफ बनाए आराम के बुलबुले से बाहर निकलें और अपने उद्देश्य के साथ आप आगे बढ़ें। फिर जादुई रूप से देखें कि कैसे दरवाजे खुलते हैं, कैसे प्रासंगिक लोग आपके जीवन में आते हैं और आप वो सब करते चले जाते हैं जो आप करना पसंद करते हैं और करने के लिए बने हैं। जब आप एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं तो आप विपरीत परिस्थितियों के बावजूद खुशी से जीते हैं। इस दिलचस्प विषय पर चर्चा जारी रहेगी। आप भी बने रहें हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, अब हम इस खूबसूरत जीवन दर्शन के अंत तक आ गए हैं और जैसा कि हमने जाना, हम सभी एक लंबा, स्वस्थ और सुखी जीवन जीने की कल्पना करते हैं ना। अपने लिए एक सच्चा और अच्छा जीवन साथी मांगते हैं ना। और किसी भी प्रकार के दुख, संकट या बीमारी से बचना चाहते हैं, है ना। हम सब इस धरती पर एक पूरा जीवन सुख और संतुष्टि की खोज में बिता देते हैं और वो सुख, शांति और संतुष्टि हमें कैसे मिल सकती है, ये हमने जाना इस अनूठी और दुनिया भर में मशहूर किताब के बारे में पढ़कर, जिसका नाम है इकिगाई। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पल्लवी और आइए चलते चलते जीवन की इस अबूझ पहेली को सुलझाने वाली इकिगाई की इस यात्रा को उन 10 नियमों के साथ समाप्त करते हैं जिन्हें इस किताब के लेखकों ने ओकिनावा में रह रहे लंबे समय तक जीवित रहने वाले निवासियों के ज्ञान से प्राप्त किया है। 1. सक्रिय रहें, सेवानिवृत्त न हो। जो लोग उन चीजों को पीछे छोड़ देते हैं जिन्हें वो करना पसंद करते हैं और अच्छा करते हैं, वो जीवन में अपना उद्देश्य खो देते हैं। इसलिए आपकी आधिकारिक पेशेवर गतिविधि समाप्त होने के बाद भी मूल्यवान चीजों को आपको करते रहना चाहिए। प्रगति करना, दूसरों के लिए सुंदरता या उपयोगिता लाना, मदद करना और अपने आसपास की दुनिया को आकार देना बहुत महत्वपूर्ण है। 2. अपने जीवन को धीमी गति से लें। जल्दी में होना जीवन की गुणवत्ता के बिल्कुल विपरीत है। जैसा कि पुरानी कहावत है, धीरे चलो और तुम बहुत दूर जाओगे। जब हम तात्कालिकता को पीछे छोड़ते हैं तो जीवन और समय नए अर्थ ग्रहण करते हैं। याद रखिए, जल्दी का काम शैतान का। 3. पूरी तरह पेट को न भरें। जब लंबी उम्र के लिए खाने की बात आती है ना, तो कम खाना हमेशा फायदेमंद होता है। 80% नियम के अनुसार अधिक समय तक स्वस्थ रहने के लिए हमें खुद को स्टफ करने के बजाय, यानी खाने से पूरी तरह ठूस लेने के बजाय, अपनी भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए
और अगर आप हफ्ते में 5 दिन खाकर 2 दिन उपवास कर सके, वाह, तो फिर बात ही क्या। पेट को आराम देने का इससे अच्छा उपाय और कुछ हो ही नहीं सकता, यकीन मानिए। 4, अपने आप को अच्छे दोस्तों से घेरे। दोस्त ना आपके लिए सबसे अच्छी दवा है। एक अच्छी बातचीत या किसी गंभीर मसले पर चिंता व्यक्त करने के लिए, कहानियों को साझा करने के लिए जो आपके दिन को रोशन करती हैं, सलाह लेने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, सपने देखने के लिए, इन सभी कामों के लिए आपको अच्छे दोस्तों की जरूरत है। दूसरे शब्दों में इसी को जीना कहा गया है। 5, अपने अगले जन्मदिन के लिए ना थोड़ा सा शेप में आ जाइए। जिस तरह पानी सबसे अच्छा होता है जब वो ताजा बहता है और स्थिर नहीं होता, जिस शरीर में आप जीवन भर चलते हैं ना, उसे लंबे समय तक चलने के लिए दैनिक रखरखाव की आवश्यकता होती है। साथ ही व्यायाम से ऐसे हार्मोन्स मिलते हैं जो हमें खुशी का एहसास करवाते हैं। 6, मुस्कुराइए। एक हंसमुख रवैया न सिर्फ आपको बल्कि आपसे मिलने वाले हर इंसान को आराम देता है। ये दोस्त बनाने में भी मदद करता है। उन चीजों को पहचानना अच्छा है जो इतनी महान नहीं है, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि संभावनाओं से भरी दुनिया में यहाँ और इस पल में होना कितने बड़े सौभाग्य की बात है। 7, प्रकृति के साथ फिर से जुड़े। जी, हालांकि इन दिनों अधिकांश लोग शहरों में रहते हैं, लेकिन मनुष्य चाहे तो खुद को प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा बना सकता है। जी, आसान है। अपने घर में पौधे लगाएं, चिड़ियों के लिए दाना और पानी रखें और काम के बीच में अपनी बैटरीज को रिचार्ज करने के लिए अक्सर किसी प्राकृतिक सुंदरता वाले स्थान पर घूमने जाएं। 8, धन्यवाद दें आपके पूर्वजों को, प्रकृति को, जो आपको यह हवा प्रदान करती है जिसमें आप सांस लेते हैं, और जो भोजन आप खाते हैं, आपके मित्रों और परिवार को, वो सब कुछ जो आपके दिनों को रोशन करता है और आपको जीवित रहने के लिए भाग्यशाली महसूस करवाता है। हर दिन धन्यवाद देते हुए कुछ पल बिताएं और देखिएगा कि आपकी खुशियों का भंडार इससे कैसे बढ़ता जाएगा। 9, इस पल में जिए, हर पल में जिए। अतीत पर पछतावा करना और भविष्य से डरना बंद कर दें। आज और अभी आपके पास सब कुछ है, इसे याद रखने लायक बनाएं। वैसे भी एक दिन तो देखिए ना, सब नष्ट हो ही जाना है, तो जो भी है बस यही एक पल है। 10, अपने इकिगाई को खोजें और फिर पूरे मन से उसका पालन करें। आपके अंदर एक जुनून है, एक अनूठी प्रतिभा है जो आपको होने का अर्थ देती है और आपको अंत तक अपना सर्वश्रेष्ठ साझा करने के लिए प्रेरित करती है। जीवन इससे सुंदर और कुछ नहीं, यकीन मानिए। यदि आप अब भी नहीं जानते कि आपकी इकिगाई अभी तक क्या है, तो जैसा कि विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, आपका मिशन है इसे खोजना। और हमें पूरा पूरा विश्वास है कि आप अपना इकिगाई जरूर हासिल करेंगे। आपका दिन और आने वाला जीवन शुभ हो, इसी कामना के साथ नमस्कार।